आप किस तरह कन्विंस करेंगी कि कम्युनिज्म इज़ अ गुड इकोनॉमिक सिस्टम? चाइल्ड लेबर ख़त्म किया जाए, कि फेयर वेजेस दी जाएं, 8 आवर वर्क डे हो, वीकेंड हो। स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपने लोगों का सौदा करके अंग्रेज़ों के साथ बैठे और कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई और प्रोटेक्ट किया। पाकिस्तान सबसे एलाई होता है इन द कोल्ड वॉर टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस रीजन, व्हिच इज़ शेमफुल फॉर आवर पीपल। हमारे सामने आया कि पश्तो चौथी ज़बान बनी थी स्पेस में बोले जाने वाली, और स्पेस में बोलने वाले जो थे अब्दुल अहद मोमन थे, जो कि एक एस्ट्रोनॉट थे। उन्होंने वहाँ से कॉल की थी अपनी वालदा को पश्तो में, ही स्पोक टू हिज मदर। फिर अमेरिका या फिर यहाँ पे माशाल्लाह से हमें 8,000 मदरसे बनाए, और फिर हमने पश्तूनों के बच्चों को जो है ना सुसाइड बॉम्बर बनाया, उनको फाड़ने के लिए भेजा इधर उधर कि आप फटें अभी। तो जब यहाँ से F-16 तैयारा उड़ते हैं, वहाँ पे बम मारता है, तो दे सेलिब्रेट इट यहाँ के लोग। तो आप वहाँ पे बच्चों को मार रहे हैं। इस्लामी जमीयत तुलबा जिनको पहली दफ़ा असला दिया गया कैंपसेस पे लाने के लिए, ये जो कॉमन मिथ है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स वायलेंट होती है। अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने चढ़ाई की, पाकिस्तान ने रास्ता दिया। पाकिस्तान ने रास्ता इसीलिए दिया क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। आज किसी कंट्री को इस बुनियाद पे कंडेम करना, जैसे ईरान में या अफ़गानिस्तान में, कि इस किस्म की गवर्नमेंट है और ये तो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, मेक्स नो सेंस। हाय गाइस, वेलकम टू द नॉर्दर्न पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में जो हमारी मेहमान हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। और आजकल हम एक डिबेट सुन रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। आप खुसूसन आप देखिएगा लिंक्डइन, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉर्पोरेट की स्टोरीज होती है, बट वहाँ पे कॉर्पोरेट के ऊपर क्रिटिसिज्म भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है कि कम पैसों में हायरिंग, या फिर एक चीज़ के लिए हायर करना होता है और उनसे ज़्यादा काम कराए जाते हैं। तो थोड़ा सा उस एंगल से आने के लिए मैंने एक डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम की एक, हम चैम्पियन कह सकते हैं, चैम्पियन कह सकते हैं, मोर ऑफ अ क्रिटिक। ओके, बड़ा मुश्किल वर्ड है मेरे से प्रोनाउंस नहीं होगा। तो हमने इनको बुलाया, फातिमा को। फातिमा, वेलकम, थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर बीइंग ऑन द नॉर्दर्न पॉडकास्ट। सो फातिमा, मेरा पहला सवाल, जो कि कॉलेज लाइफ में जब मैं पहली बार एक प्रोटेस्ट में गया था प्रेस क्लब पे, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद जो है सारे जो प्रोटेस्ट के लिए यंग बच्चे आए हुए थे या नौजवान आए हुए थे, वो कोई बाइक ढूंढ रहा था, कोई बस ढूंढ रहा था घर जाने के लिए। और जिन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था, जो हमारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे, वो अपनी गाड़ियों में जा रहे थे। तो कभी ये वाला सवाल आप लोगों के ऊपर आया कि इस तरह भी होता है या? आई थिंक ये एक कॉमन क्रिटिसिज्म कई लेफ्ट के सेक्शंस पे आता है। आई थिंक ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स में जो लेफ्ट है उन पे ये आता है, बड़े शहरों में। और मुझे लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा, अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि इधर कम्युनिस्ट मूवमेंट या लेफ्ट मूवमेंट किस तरीके से थ्रू द डेकेड्स डेवलप की है, तो ये अक्सर हमें जो स्पेशली 80s में क्रैकडाउन्स हुए और उसमें बहुत सी जो रिवायती कम्युनिस्ट तंजीमें थीं, चाहे नेशनल अवामी पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी होती थी वगैरह, एनएसएफ, जिससे हमारी तंजीम भी अपनी लेगेसी ट्रेस करती है, उन पे जब क्रैकडाउन्स हुए और मतलब कई लीडर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को, उनका तो सीधा सीधा कत्लेआम किया गया, बहुत ज़्यादा लोग एग्जाइल में गए, कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करके कंट्री में रहना पड़ा इन दोज डिफ़िकल्ट कंडीशंस। तो हम देखते हैं कि, और फिर आलमी सतह पे भी तब सोवियत यूनियन डिसॉल्व होता है, तो उसकी वजह से एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है ग्लोबल लेफ्ट पे, जो बहुत ज़्यादा एटलीस्ट इंस्पिरेशन ड्रॉ करते थे, इन्वॉल्व होते थे, एफिलिएटेड होते थे विद द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन द सोवियत यूनियन, जो ग्लोबल लेफ्ट की एक तरह से बीकन थी। तो उसकी वजह से मायूसी भी आई लेफ़्ट में, बहुत ज़्यादा लोग लेफ़्ट के रैंक्स छोड़ के भी गए, क्रैकडाउन्स के अलावा भी। और उसके साथ-साथ हमने एक एनजीओआइज़ेशन और को-ऑप्शन भी लेफ़्ट पॉलिटिक्स की देखी है, बाय लिबरल इंस्टीट्यूशंस, बाय स्टेट इंस्टीट्यूशंस। और उसमें इफ़ेक्टिवली हुआ क्या है कि लेफ़्ट हमेशा से वर्किंग क्लास की सियासत थी। इट वाज़ द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्कर्स, पेजेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड ऑप्रेस्ड नेशंस जो कि ये करते थे। तो उनको जब इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से निकाला गया है शदीद क्रैकडाउन के साथ, और हम हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम देख लें, मतलब क्या कोई गरीब बंदा उसमें इलेक्शन लड़ सकता है, आ सकता है इक़्तिदार में, कहाँ ये चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ कहीं न कहीं लेफ़्ट के हलकों में भी जो इतने लिमिट और रिट्रीट हो गए, उसमें हमें दिखती है कि अक्सर वी सी प्रिविलेज्ड इंटेलेक्चुअल्स who then took leadership of the left, some people belonging from the middle class,
तो उसकी वजह से जो क्लास कैरेक्टर है लेफ़्ट तंज़ीमों का वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ और अब तक 4 डेकेड्स सिंस देन लेफ़्ट में सबकी यही कोशिश है कि हम फिर रिवाइव करें एक मास मूवमेंट को। लेकिन जब तक उसमें वो क्लासेस जिनके ये डायरेक्टली इश्यूज़ हैं, जिनकी ये जद्दोजहद है, वो नहीं एक्टिव होती और मोबिलाइज़ हो रही होती एंड ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट यूनियंस जैसे स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिकली कम्युनिटीज़ में, कैंपसेस में नहीं मौजूद होते, वर्क प्लेसेस में, तो तब अक्सर ये दूसरी क्लासेस आके लेफ़्ट की नुमाइंदगी संभालती हैं। तो उसमें वी सी दीज़ डिविजन्स कि सम लीडरशिप और ऑर्गेनाइजर्स माइट बी फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स, लेकिन जो आपका आम पॉलिटिकल वर्कर यंग लोग होंगे दे आर क्लियरली नॉट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड ऑफ प्रिविलेज। तो वो एक नाहमवारी अंदर नज़र आती है। लेकिन फिर बहुत से सेक्शंस हैं जो कमिटेड हैं इस चीज़ के साथ कि वर्किंग क्लास आइडियोलॉजी सेंटर्ड होनी चाहिए, चाहे जिस तबके से भी आप आ रहे हों। एक कम्युनिस्ट होने का मतलब ये है कि अगर आप प्रिविलेज तबके से आते हो तो आपको खुद को डी क्लास करना है एंड जैसे लेनिन कहता था टू बी अ प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी। तो आपको जो बेहतरीन वैल्यूज़ हैं वर्किंग क्लास के वो अपने रवैये और एक्शंस में अपनाने हैं in your approach to organizing. Now, that's going to be a slow process to bring young political workers to that, takes a lot of training and commitment. तो यही काम हमारी तंजीम भी कर रही है और कुछ क्रिटिसिज्म लेफ्ट पे इन हालात में जायज़ भी होते हैं, लेकिन आई थिंक हमारी नज़र हमेशा इस चीज़ पे होनी चाहिए कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं और उसमें हम ऐसी सेटबैक्स की गुंजाइश ना छोड़ें। सही है। सो जो आम बंदा हमें देख रहा है इस टाइम पे, अ लेमैन, उसको ये मुश्किल टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि एपॉलिटिकल रखा गया लोगों शुरू से। सो आप किस तरह कन्विंस करेंगी कि कम्युनिज़्म इज़ अ गुड इकोनॉमिक सिस्टम? आई आई थिंक मैं अगर लोगों को कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट होने के लिए एक आर्ग्यूमेंट दूं तो इट वुड वेरी मच स्टार्ट फ्रॉम वेयर ओरिजिनली द सोशलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट्स। और वो ये सोशलिज्म कार्ल मार्क्स से पहले भी हुआ करता था। मार्क्स ने साइंटिफिक सोशलिज्म और उस पर एडवांसमेंट्स बहुत की और फिर मार्क्सिज्म बाकायदा एक आइडियोलॉजी बनती है। लेकिन वो एक्चुअली तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से स्टार्ट होता है। वो लोग जो बेशक नाम में खुद को कम्युनिस्ट कहते थे या नहीं, वो इन चीज़ों की जद्दोजहद कर रहे थे कि चाइल्ड लेबर ख़त्म किया जाए, कि फेयर वेजेस दी जाएँ, 8 आवर वर्क डे हो, वीकेंड हो, वर्किंग कंडीशंस के मतलब लोग 18-18 घंटे काम कर रहे हैं ऑन स्टारवेशन वेजेस, ये ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे और इन्हीं मूवमेंट्स में से कम्युनिस्ट मूवमेंट निकलती है। और कम्युनिस्ट का ये मानना था कि हाँ, ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट है, जो वर्कर्स की जो लेबर मूवमेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ काइंड ऑफ द सोशल बेस ऑफ द लेफ्ट। लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी का और एक कम्युनिस्ट होने का मतलब ये है कि आप एक्टिवली समाज के जो मज़लूम और महकूम तबकात हैं, उनमें ये तबकाती शऊर, ये क्लास कॉन्शियसनेस भी आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो कि उनको पता हो कि जो सरमायादाराना निज़ाम है, वो वैसे ही हमारे इंटरेस्ट नहीं सर्व करता। तो द अर्जेंसी ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म या उसकी नीड वहाँ से इमर्ज होती है जब हम ये देखते हैं कि कैपिटलिज्म तो सर्टेनली फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल नहीं वर्क कर रहा। वो तो एक छोटी सी ऊपर परसेंटेज है जिसके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए होता है। और क्योंकि वो तबका है जो रूलिंग क्लास तबका है, जो मीडिया, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, लॉ इतनी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करता है और उनके हक में ही वो सारा कुछ चलता है, तो इसलिए वी हैव दिस ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट मीडिया, जो कि ये हमें कॉन्स्टेंटली कन्विंस कर रहा होता है कि लेफ्ट और कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना और उसे डीमोनाइज कर रहा होता है। लेकिन देन इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेफ्ट टू ऑर्गेनाइज इन कम्युनिटीज़, के लोगों को ये कॉन्शियसनेस दी जाए और उस पर हम ऑर्गेनाइज करें। सो टू बी स्केर्ड ऑफ बीइंग अ कम्युनिस्ट, that means to be scared of your own politics, to demand your own interests and demand your own rights. तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इस लफ्ज़ से डरना नहीं चाहिए, स्पेशली जिस दौर में हम रहते हैं, जहाँ कैपिटलिज्म हर कुछ सालों बाद क्राइसिस में गया होता है। इकोनॉमिक डिप्रेशंस और क्राइसिस पूरी दुनिया में इफ़ेक्ट करते हैं हमें। यंग लोगों के हम आई एम श्योर हालात पे बात भी करेंगे।
तो उसकी वजह से एक अल्टरनेटिव जो हमें कैपिटलिज्म से आगे ओवरकम करने में दिखता है वो सोशलिज्म का ही है। और 20वीं सदी में जो हमने सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स मूवमेंट्स देखी और आज भी जिन चीज़ों के लिए लेफ़्ट जद्दोजहद करता है, मुझे लगता है वही एक प्रोग्राम है जो हमारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ का एक कॉन्क्रीट हल प्रॉमिस करता है। सो कौन सी गवर्नमेंट्स हैं या कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम है और वो कामयाब है? अब 20वीं सदी में तो बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए मार्क्स 19th सेंचुरी में अपना ये एनालिसिस देता है और वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो स्टार्ट करता है कि स्पेक्टर इज़ हॉन्टिंग यूरोप एंड दैट स्पेक्टर इज़ कम्युनिज्म। तो ये जो एक कैपिटलिज्म की इमर्जेंस के साथ सनती इनकलाब की वजह से जो एक तबका मेजॉरिटी में इमर्ज कर रहा था इन सोसाइटीज़ में, वो वर्किंग क्लास तबका था। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरीके से वेस्ट में कैपिटलिज्म डेवलप की है, हमारी सोसाइटीज़ थोड़ी डिफरेंट है थर्ड वर्ल्ड की सोसाइटीज़, क्योंकि यहाँ कैपिटलिज्म वायलेंट कॉलोनाइजेशन और स्लेवरी के थ्रू आता है। तो यहाँ उस किस्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कैपिटलिज्म अक्सर करता है वो भी हमें देखने को नहीं मिली। यहाँ जिस किस्म की डेवलपमेंट मॉडल्स फॉलो किए गए वो अंग्रेज़ों के ट्रेड रूट्स और एक्सट्रैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए थे। तो इधर इसलिए लेफ़्ट की मूवमेंट्स का कैरेक्टर भी थोड़ा मुख्तलिफ रहा। तो जब तीसरी दुनिया के मार्क्सिस्ट ने मार्क्स का एनालिसिस आगे बढ़ाया अपने समाज में, तो उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि कैपिटलिज्म हमारे समाज में कैसे डेवलप करता है, इधर कौन से तबकात हैं जिनका रूलिंग क्लास के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। और उसमें बहुत बड़ी तादाद में पेजेंट्री है। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के अलावा इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास अक्सर इधर कुछ फैक्ट्रीज़ और अर्बन सेंटर्स में होती है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा एग्रेरियन सेक्टर्स भी हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इसी दौर में कम्युनिज़्म का सिंबल जब सोवियत यूनियन में रेवोल्यूशन आता है, तो हैमर और सिकल बनता है। पहले ये नहीं था, तो द सिकल रिप्रेजेंट्स किसानों की स्ट्रगल और हैमर वर्कर्स की स्ट्रगल। तो बुनियादी तौर पे हमने देखा कि बारली लाइक 50-60 इयर्स आफ्टर मार्क्स's डेथ 20th सेंचुरी में आधी से ज़्यादा दुनिया कम्युनिज़्म से मुतासर होती है। सोवियत यूनियन में जो पहला इनकलाब जब आता है तो एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि वो इनकलाब एक इम्पीरियलिस्ट वॉर्स को रद्द करने के लिए जो पहली आलमी जंग चल रही थी, उसकी मुखालफत में लोग उठे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा सोल्जर्स मर रहे थे, ब्रेड और बेसिक नेसेसिटीज़ की प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी कि लोगों की पहुंच में नहीं थी। तो औरतों ने बड़े-बड़े मुज़ाहरे करने शुरू किए कि हम घर पे खाना नहीं, रोटी नहीं दे सकते। तो उस चीज़ पे वो मूवमेंट्स और उस पे जब फायरिंग खोली गई ज़ारिस्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो तब हम देखते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन का स्पार्क लाइट होता है। और वो रेवोल्यूशन इसलिए बहुत ज़रूरी है, इवन इफ़ 7 डेकेड्स लेटर सोवियत यूनियन इन इट्स स्ट्रक्चर मतलब वो नहीं रहा, लेकिन दैट सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म बिकेम नॉट समथिंग जो एक पेज पे लिखी गई थ्योरी है, लेकिन एक अमली एक प्रोसेस जो जिसने पूरी दुनिया के मज़लूम और महकूम तबकात को ये मैसेज दिया कि अगर रूस में वर्कर्स अपनी गवर्नमेंट ला सकते हैं और एक नया सिस्टम तामीर कर सकते हैं जो उनको सर्व करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों सरमायादाराना एक निज़ाम के नीचे रहें जो हमें वायलेंटली ओप्रेस करता है? और उसके साथ हमने देखा कि फिर चीन में इनकलाब आया, वियतनाम में आता है, क्यूबा में, इतने ज़्यादा कंट्रीज़ में। और फिर उसके साथ साथ नेशनल लिबरेशन की मूवमेंट्स दूसरी आलमी जंग के दौरान पीक पे होती हैं, because we have the British Empire and colonial powers in crisis and in decline। उसके साथ साथ हमारे जो ये तीसरी दुनिया के ममालिक हैं वो अपनी सॉवरेंटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंस के लिए इधर मैसेज निकलने लगती हैं। तो ये एक कंसेंसस बनता है कि जो सोशलिज्म की तरफ मूव करने का सिलसिला है वो अप्रेस्ड नेशंस का और वर्किंग क्लासेस का एक शेयर्ड प्रोजेक्ट है। तो इसलिए हम देखते हैं कि 20वीं सदी के थ्रू आउट जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है उन्होंने तमाम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को भी सपोर्ट किया, और जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स इवन इफ दे weren't प्योरली सोशलिस्ट बट लेकिन वो अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाना चाहते थे, जैसे कि वो अपनी रिसोर्सेज अपने लोगों के लिए नेशनलाइज करना चाहते थे एंड सो फोर्थ। वो ये नहीं चाहते थे कि हमें नियो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस और कॉलोनिस्ट बताएं कि हमने क्या इधर पॉलिसी लोगों के लिए करनी है, हम अब फ़ौरन उनको इंटरेस्ट को नहीं सर्व करेंगे, अपने लोगों के लिए पॉलिसी बनाएंगे, अपने लीडर्स इलेक्ट करेंगे, अपने इलेक्शंस करेंगे। तो ये पूरी एक वेव स्टार्ट होती है वर्ल्ड में।
तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। चाइना डिस्पाइट सम क्रिटिसिज्म और डिस्पाइट सम ओपन मार्केट रिफॉर्म्स इन द 80s, स्टिल वो खुद को एक सोशलिस्ट कंट्री कहता है, एंड विद अ कम्युनिस्ट पार्टी विच इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी विद अ 90 मिलियन मेंबरशिप। तो उसमें डेमोक्रेटिकली कितने लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है उस एक सोशलिस्ट प्रोजेक्ट में। और उसके साथ साथ क्यूबा एक बेहतरीन मिसाल है जो अभी तक 60 इयर्स से अमेरिकन एम्बार्गोज और सैंक्शंस के थ्रू भी आज सस्टेन कर रहा है और दुनिया को ह्यूमैनिटी में लेसन्स दे रहा है, जहाँ साम्राज्यत वॉर्स देती है और वेपन्स देती है और किलिंग्स करती है और ऑपरेशंस करवाती है और मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्पॉन्सर करती है, क्यूबा वहाँ डॉक्टर्स भेजता है और लोगों को हेल्प करता है अनकंडीशनली। तो ये मतलब लेसन्स है ह्यूमैनिटी में जो हमें सोशलिज्म ने दिए। 80s के बाद जो डिक्लाइन सोशलिज्म में आता है, दैट इज़ अ टेम्परेरी डिक्लाइन, क्योंकि हर मूवमेंट में डिक्लाइंस आती हैं और सेटबैक्स आती हैं। लेकिन दुनिया आज जो फ़लस्तीन में देख रही है, वेनेज़ुएला के साथ देख रही है, ईरान में होते हुए देख रही है, तो हम देख रहे हैं कि अब तो कैपिटलिज्म को लड़ने का, इम्पीरियलिज्म को लड़ने का सवाल इज़ नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ वाला क्वेश्चन, वो बेसिकली हमारे सर्वाइवल का क्वेश्चन है कि हमारे खित्ते तो खून रेज़ी और जंग में हमारे लोग मरेंगे अगर हम इस सिस्टम के ख़ात्मे के लिए नहीं जदोजहद करते मिलके। सो हाउ दिस इज़ इंटरकनेक्टेड विद ईरानियन वॉर? मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियंस को थोड़ा समझ आए यस। कि जो अभी अमेरिका कर रहा है चाइना के साथ, हमने देखा कि उसके साथ भी क्या मदुरो को भी उठाया, घर से कैप्चर किया और इस तरह के वेंचर्स पहले भी हो चुके हैं। लेकिन चूँकि अभी दुनिया थोड़ी-सी आगे निकल गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों में थोड़ा सियासी शऊर भी आ गया है, लोग जियोपॉलिटिक्स को भी समझते हैं। तो आपको क्या मतलब किस तरह से इट्स वेरी इंटरकनेक्टेड ईरान वाला जो केस है? हुँ। तो मुझे लगता है कि अब 2 साल से ज़्यादा हो गया है कि दुनिया में तमाम लोग सोशल मीडिया की वजह से हम सारे एक लाइव स्ट्रीम जेनोसाइड देख रहे हैं पैलेस्टीनियंस की। हुँ, पहले इन द 20th सेंचुरी इस किस्म के टेक्नोलॉजिकल और कम्युनिकेशन के या पब्लिसिटी के वो टूल्स नहीं होते थे जो हमें डायरेक्टली वो जबर देखने को मिलता था। यस। मतलब 60s में, लेकिन जब न्यूज़पेपर्स में लोग वियतनाम वॉर की खबरें देखते थे और देखते थे कि एजेंट ऑरेंज और इस किस्म की चीज़ें ड्रॉप की जा रही हैं अमेरिकन प्लेन से लोगों पे, यस। और बच्चे हैं जिनकी स्किन बर्न कर रही है, दैट radicalized people against the system, और एंटी वॉर मूवमेंट्स हर कहीं चली, स्पेशली इन द कंट्रीज जो ये कर रहे थे। और इसी तरीके से अब आज जब हम फ़लस्तीन में देखते हैं क्या हो रहा है कि मतलब 70,000 से ज़्यादा बच्चे मार दिए गए हैं, और उधर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरी सोसाइटी को बिल्कुल कारपेट बॉम्ब किया जा रहा है और एक ओपन एयर प्रिजन की तरह रखा जा रहा है। तो उसमें वन आस्क्स के आलमी जो निज़ाम है, वो क्या इस चीज़ को रोक सकता है कि नहीं? दिस इज़ द ग्रेवेस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इट्स द ग्रेटेस्ट वॉर क्राइम्स दैट वी आर सीइंग इन आवर एरा। तो फिर मतलब हम सारे पूछते हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्यों कुछ नहीं य कर रहा, और जो सारी पावर्स ये देख रही हैं दुनिया में, क्यों कोई इंटरवीन करके इस चीज़ को रोक नहीं रहा? और उसी में हमें ये इम्पीरियलिज्म वाला सवाल आता है और हमारी इंटरकनेक्टेड स्ट्रगल्स का, कि यूनाइटेड नेशंस तो कह रहा है कि ये जेनोसाइड है, इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि ये जेनोसाइड है, नेतन्याहू को एक वॉर क्रिमिनल का भी करार दे दिया है, लेकिन कोई उसे अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई इजराइल को रोक नहीं सकता। बल्कि यूरोप में से भी जब ग्रेटा और ऐसे एक्टिविस्ट जाते हैं एड लेके उनको फॉर अरेस्ट करा। पैलेस्टीनियंस, उनको भी अरेस्ट करके टॉर्चर किया जाता है। यस। तो इजरायली प्रिजन्स में जो पैलेस्टीनियन साथ हो रहा है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो फिर हमें ये चीज़ कन्फ्रंट करनी पड़ती है कि ये जो आलमी इदारे हैं जो कहते हैं कि हम इंसानी हकूक़ की प्रोटेक्शन करेंगे, वो क्या थर्ड वर्ल्ड में लोगों की इंसानी हकूक़ की प्रोटेक्शन करने की ताकत या विल रखते भी हैं कि नहीं? तो उसमें हम देखते हैं कि इन तमाम स्ट्रक्चर्स में जो कंट्रीज़ ये जेनोसाइड में कंप्लिसिट हैं, बैक कर रही हैं, एक्टिवली कर रही हैं, लाइक जर्मनी। जी, जर्मनी हो गया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, मोस्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड स्टेट्स हो गया सबसे ज़्यादा, उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ दे आर द पीपल दैट रन दीज़ इंस्टीट्यूशंस। तो फिर हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्यों ना हम जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनलिज्म है, जो थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी है, जो इम्पीरियलिस्ट कैंप से टूट के
अपने तीसरी दुनिया के ममालिक के आपस में ताल्लुकात और हमारी तहरीकों के और गवर्नमेंट्स के ताल्लुकात बनाना, इस पे हम क्यों नहीं फोकस करते in order to pressurize these countries and in order to protect our people and ensure कि the genocides और war मज़ीद ना हो। तो ईरान की जो सिचुएशन है कि उनके लीडर को मार दिया गया है बाय फॉरेन पावर जिन्होंने बॉम्ब किया, उन्होंने स्कूल में कहीं ओवर 150 बच्चियां मार दी और वो हमें उसकी बताना इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। भी आ गई है। यस, और उस पे वो हमें बयानिया लिबरल मीडिया से दिया जाता है कि इसलिए ईरान की रजीम बहुत बुरी है और ये लोग वुमेन को लिबरेट करना Yes, चाह yes, रहे हैं। yes. या सो द हिपोक्रेसी इज क्लियरली So this देयर। pedo rapist will liberate Iranian women. Yes, Yeah. yes, the Epstein class will elaborate, liberate Iranian women। तो ये हमें नैरेटिव दिया जाता है और फिर वेनेजुएला का देखें कि मतलब एक हेड ऑफ स्टेट को अबडक्ट Sudan. करना गोज अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल लॉज, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स फेसेस नो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रेकिंग दैट इंटरनेशनल लॉ। बल्कि अगर आप देखें तो फ़लस्तीन में जो नेतन्याहू ने ये किया, मतलब नेतन्याहू को भी अरेस्ट करके अगर इस तरह करते तो हम सोचते चलो यार थोड़ा कुछ बैलेंस हो गया, यस, बट उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। यस, सो मेरे ख्याल से जो इस दुनिया में जो मोरालिटी का एक वो है ना, वो भी इसी तरह है कि आपका रंग क्या है, आपके पास पावर क्या है, आपका ताल्लुक किस क्लास है, दैट यस, मैटर्स अ लॉट। सो मैं थोड़ा ना बेसिक्स की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि जो इस कन्वर्सेशन का मकसद है वो ये है कि जो हमारी वर्किंग क्लास है हम थोड़ा सा उनको एक रियलिटी चेक दें, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये कि लोगों को पता नहीं कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम भी मौजूद है। उनको ये लगता है कि जो कैपिटलिज्म है, जो सिस्टम है, नेचुरल है, यस। यही यूनिवर्सल है। तो आप किस तरह कन्विंस करेंगे एक आम इंसान को कि एक नेचुरल नहीं है, और आप जिस हसल में हो सुबह से शाम तक जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, और इस जो दौड़ में लगे हुए हैं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि गलत है, करें आप लोग, बट आप बताएं कि दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर बॉर्न फॉर, या ये कितना ठीक है, कितना गलत है। यस, मुझे लगता है एक तो ये जो चीज़ है ना कि हमारे तालीमी निज़ाम में और जो मीडिया के एजुकेशन के जो भी मैकेनिज़म्स सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, उनमें सही किस्म की तालीम नहीं दी जाती कि तारीख़ हमारी क्या है। और उसकी वजह से इस किस्म की तमाम मिसकंसेप्शंस होती हैं कि कैपिटलिज्म नेचुरल है और डेमोक्रेटिक है और फ्री है और इसमें बहुत फ्री कंपटीशन है और डेवलपमेंट होती है, और आप इसमें सेल्फ मेड हो सकते हो और आप फास्ट ग्रोथ है। यस, फास्ट ग्रोथ है और ये हमें सारी चीज़ें सेल की जाती हैं। लेकिन हम जब अपनी हकीकत के साथ इस चीज़ को देखते हैं तो हकीकत तो बिल्कुल इसके बरक्स है और हमें ये नज़र आता है कि कैपिटलिज्म एक नेचुरल सिस्टम नहीं है। हर पॉलिटिकल सिस्टम की तरह वो सर्टेन क्लास इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाया गया है और पिछले 200 ईयर्स में ही कैपिटलिज्म आता है। इंसानी तारीख हमेशा से कैपिटलिज्म के अंडर नहीं रही। तो ये 200 साल पुराना सिस्टम है। इधर तो आर्टिफिशियली कॉलोनाइजेशन के थ्रू हमारे पे इम्पोज़ किया गया, ये हमारा सिस्टम नहीं है। और कहीं भी ये इंसानियत का उस सेंस में सिस्टम नहीं है क्योंकि इट इज़ फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक, नॉट जस्ट पॉलिटिकली। मतलब पॉलिटिकली तो उसका ये एस्पेक्ट है ना कि आप जिस तरीके से लेनिन ने बहुत सिंपली कहा था कि डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इज़ द सेम थिंग एज डेमोक्रेसी मेंट इन एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी, कि स्लेव्स के लिए कौन सी डेमोक्रेसी है उस सोसाइटी में। तो हम आज भी वेज स्लेव्स ही हैं अंडर कैपिटलिज्म, कि आप अगर ये हसल करके और दिन रात जोड़ के काम और लेबर ना कर रहे हो तो आपकी तो रोटी रोज़ी ही नहीं, गुजारा ही नहीं होता। तो एक सिस्टम इनहेरेंटली इतना वायलेंट है कि आपको हर किस्म की जॉब और अपना लेबर सेल करना पड़ता है सिंपली खाना टेबल पर रखने के लिए अपनी फैमिली के लिए एंड टू सर्वाइव। और वो सिस्टम अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सो इट डजंट गिव एवरीवन इवन द चांस टू डू दैट। तो ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। इकोनॉमिकली इस लिहाज से अनडेमोक्रेटिक है कि डेमोक्रेसी का तो मतलब यही होता है कि जो लोग किसी प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल एक वर्क प्लेस में अगर एक मज़दूर मेहनत कर रहा है तो फिर जो उसमें से वो वैल्यू क्रिएट करता है, जो वो चीज़ प्रोड्यूस करता है, उसका इख्तियार उसमें से उसको वो उजरत मिलनी चाहिए जितना वो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सरमायादारी के अंदर जो ओनर होता है या बॉस होता है या सीईओ होता है या जो भी, वो
एक छोटा सा हिस्सा वेज की फॉर्म में देते हैं मज़दूरों को या एम्प्लॉयज़ को, और बाकी सारा जो सरप्लस जितना वैल्यू हम क्रिएट कर रहे होते हैं वो ऊपर सरमायादार खा जाते हैं, और इस तरीके से वो कहते हैं कि वो सेल्फ मेड हैं, जबकि सेल्फ मेड। सेल्फ मेड हैं, जबकि हमारी मेहनत को हमारे हाथों से छीन के वो अपना सारी वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी तो तब हो जब वर्क प्लेसेस में भी डेमोक्रेसी हो, जब कैंपसेस पे भी डेमोक्रेसी हो। तो एक तो ये निज़ाम फंडामेंटली इसलिए अनडेमोक्रेटिक है, और फिर वो पॉलिटिक्स भी उसमें से वैसी ही प्रोड्यूस करता है कि फिर जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है, वो ही पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बाय आउट करते हैं, और उसी क्लास के इंटरेस्ट को ये तमाम जो मेन स्ट्रीम की इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़ हैं उसे रिप्रेजेंट करती हैं। सो हाउ विल कम्युनिज्म इंश्योर, जो आपने अभी जितने पॉइंट्स रेज किए हैं, हाउ विल कम्युनिज्म इंश्योर के इसके बरक्स, मतलब इसका अल्टरनेटिव सिस्टम कम्युनिज्म दे रहा है? लाइक अगर कम्युनिज्म होता तो जो मजदूर है उसको क्या मिलता? वो जो प्रॉफिट, फॉर सपोज देयर इज अ फैक्ट्री, उसमें एक मजदूर काम कर रहा है, उसकी दिहाड़ी 250 रुपये दिन की, अकॉर्डिंग टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो अगर कम्युनिज्म होता तो उसको क्या, उसको भी 250 मिलते हैं, उसको कितने मिलते हैं या क्या होता? तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरी है हिस्टोरिकली सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स को देखना जो आए। मतलब मैं इस चीज़ की कायल बिल्कुल भी नहीं हूँ कि हमें कम्युनिज़्म को जस्ट इन थ्योरी लेके, ये कम्युनिज़्म पे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कि आप तो कहते हो कि एकदम इनकलाब आएगा, सारे तबकात ख़त्म हो जाएंगे, सारा कुछ सही हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी, और कोई डिवीज़न या इनक्वालिटी होगी नहीं। सही है। बट असल में सोशलिज्म का प्रोग्राम लॉन्ग टर्म में यही है कि एक जो तबकाती लाइंस पे समाज बटा हुआ है उसे ख़त्म किया जाए। तो और किस तरीके से जो आज तक सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स आई हैं और मूवमेंट्स, उन्होंने किस तरीके से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की, इसमें ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि इनकलाब से पहले एक समाज क्या था और इनकलाब के बाद एक समाज क्या था। जिन जिन जगहों पे सोशलिस्ट इनकलाब आता है उसमें हम देखते हैं कि उससे पहले लिटरेसी रेट्स बेयरली 10-20%, हेल्थ केयर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, रूरल एरियाज़ में तो कभी किसी ने किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल या क्लिनिक देखा ही नहीं होता उससे पहले। और इन द सेम वे हाउसिंग बहुत कम, होमलेस पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा। इनकलाबात के बाद हमने देखा है कि मैस स्केल पे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, जहाँ वो कंट्रीज़ जिनको अंडर डेवलप्ड और पुअर और वीक समझा जाता था, चाहे वो क्यूबा हो या चाहे वो रूस हो या चाहे वो चीन हो, उन्होंने रिकॉर्ड हाई लोगों को बिलियंस में गुर्बत से निकाला है। तो हमारे जैसे माशरे के लिए जहाँ ऑलमोस्ट 40% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। इंक्लूडिंग मी। Yes. तो मतलब उसके लिए ये इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि गुर्बत से लोगों को निकाला। गुर्बत इज़ मतलब गुर्बत तो सबसे वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन है एक यस। पॉपुलेशन पे। उसके साथ साथ एजुकेशन रेट्स इन सोसाइटीज़ में 90% से ऊपर जाते हैं विद इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। और इतने हाई जाते हैं कि कहीं डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में भी इतने हाई एजुकेशन रेट्स नहीं हैं। तो लोगों को तालीम मुफ्त में दी जाती है फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल। हर किसी को हाउसिंग दी जाती है। कोई आपको इन कंट्रीज़ में आपको सड़कों पे होमलेस लोग बेंच और फुटपाथ्स पे ऐसे नहीं मिलेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द विक्ट्रीज दैट सोशलिज्म गिव टू द पीपल। तो माइकल पेरेंटी हु वाज एक सोशलिस्ट एकेडमिक था हु डाइड अ फ्यू मंथ्स अगो, उसका बड़ा फेमस लाइन है। उसने कहा था कि आई सपोर्ट द रेवोल्यूशन दैट फीड्स द पुअर। आप उसे और जो उस पे लेबल लगा लें, उसे मलाइन कर लें, सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस फीड द पुअर, एंड दैट इज़ व्हाई वी ऑलवेज सपोर्ट देम, एंड दैट इज़ व्हाई वी फाइट फॉर देम इन आवर सोसाइटी। सो अगर पाकिस्तान एक कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री होता तो सिस्टम कैसे होता है यहाँ का? लाइक मैं चाह रहा हूँ कि लोग विजुअलाइज करें कि जो अभी है, अगर कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट होता तो किस तरह होता? मुझे लगता है कि हमारी पाकिस्तान और ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट की, साउथ एशिया की, बहुत वाइब्रेंट हिस्ट्री है ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट्स जो इमर्ज करती है यहाँ की एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। तो जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो इधर तहरीक थी लोगों की, उसमें से ही कम्युनिस्ट मूवमेंट इमर्ज करती है। दैट्स वेयर वी ट्रेस आवर हिस्ट्री फ्रॉम।
और इधर हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट का पाकिस्तान में इन पर्टिकुलर, वेदर वी लुक एट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, वेदर वी लुक एट नेशनल अवामी पार्टी जैसे एग्जांपल्स, और वी लुक एट student organizations like the National Student Federation or even Mazdoor Kisan Party and different parties that historically have existed. उनका प्रोग्राम मुझे लगता है कि आज लोग सुने, और आज जिन मसाइल को हम इवन मीडिया में barely as headlines देखते हैं, whether it's the political crisis in Balochistan, whether it is what we are seeing in Pakhtunkhwa, तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ों के आंसर्स जो वो प्रोग्राम ऑफर कर रहे थे उसमें मिलते हैं कि अब फॉर एग्जांपल नेशनल अवामी पार्टी, ये जो कम्युनिस्ट थे, उनका ये प्रोग्राम था that gained mass support in the 60s, कि पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान जो है वो एक नेशन नहीं है, इट इज़ वो एक इत्तेहाद है मल्टीपल कौमों का। अच्छा, पाकिस्तान एक कौम नहीं है। या आई मीन बिकॉज हिस्टोरिकली इस खित्ते में बहुत सी डिफरेंट कौमें बसती आई हैं और उनकी हिस्ट्री हम इरेज नहीं कर सकते, और एक जो स्टेट प्रोजेक्ट होता है वो कंसेंसस पे बनता है। वॉलंटरली जो कौम उस स्टेट में शामिल होना चाहती है उनकी इंक्लूजन से ही बनेगा। जब फोर्सिबली इन्वेड और अनेक्स करके लोगों को शामिल किया जाता है और उनको फिर इकोनॉमिकली भी डिप्राइव्ड रखा जाता है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो उससे तो फिर क्राइसिस ही बनेगा पॉलिटिकली। तो ये एक्नॉलेज करें कि पाकिस्तानी जो स्टेट है वो इत्तेहाद है मल्टीपल कौमों का जो यहाँ बसती हैं, और फिर नेशनल इक्वालिटी होनी चाहिए बिटवीन वो जो सारी कौमें इधर बसती हैं। दूसरा कि हमें इधर जो पेजेंट्री और वर्किंग क्लास पे जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन एग्जिस्ट करती है उसका खात्मा करने के लिए हमें एक सोशलिस्ट निज़ाम चाहिए जो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, कि चंद बड़े फ्यूडलिस्ट और लैंड ओनर्स के पास ना हो ये वो बहुत लैंड। इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा डिटेल में बताएं। जी, तो बेसिकली अगर हम आज पाकिस्तान का बजट देखें तो हमारा 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बजट लगता है। ठीक है। डेट सर्विसिंग, रियल एस्टेट एंड मिलिटराइजेशन, दोज़ आर द 3 सेक्शंस जहाँ बजट हमारा सबसे ज़्यादा ज़्यादा पैसा लगता है। खर्च होता जी, है। सबसे ठीक है। बड़े सेक्शंस बजट के इस चीज़ पे जाते हैं। रियल एस्टेट में हम देखें तो लोग बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ बना रहे हैं स्पेकुलेशन पे, और स्पेकुलेशन पे लैंड खरीद के। वो उस लैंड में उन घरों में लोग रहते भी नहीं हैं, अक्सर खाली है, लेकिन उसे सिर्फ फॉर प्रॉफिट मोटिव बेचा जाता है और उसमें से पैसा कमाया जाता है। जबकि इतने ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ पीपल आर रोमिंग होमलेस। दैट मीन्स कि एक फेल्ड हाउसिंग पॉलिसी और एक लैंड पॉलिसी है स्टेट की। उसके साथ साथ जो किसान ज़मीन को काश्तकारी करते हैं, उनको उसमें से कितना हिस्सा दिया जाता है, कितना इख्तियार होता है उस पे। हिस्टोरिकली पाकिस्तान में बहुत बड़ी, स्पेशली सिंध और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में मूवमेंट्स रही हैं फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़, इसी वजह से। वेदर वी लुक एट जो अवामी तहरीक की जद्दोजहद थी, जो चारसदा में हुआ था। जी, जी, हसन नासिर, हैदर बख्श जतोई जैसे लोग जो स्ट्रगल्स लीड कर रहे थे हारियों की सिंध में, फिर हश्तनगर का एग्जाम्पल देख लें, श्योर बेस। उकाड़ा तहरीक देख लें, जहाँ मिलिट्री फार्म्स और मिलिट्री की जो है उस पे कितना मसला है। तो ये है कि पाकिस्तान को आज एक अपार्टाइड जैसे चलाया जाता है, जहाँ इधर का जो हुक्मरान तबका है विच हैज़ अ मिलिटराइज्ड कैरेक्टर हुक्मरानों में, उनके लिए सोसाइटीज़ भी हैं, सारे प्रिविलेजेस भी हैं जिसके लिए उनको पे नहीं करना होता, जबकि जो अवाम है और जो हम सारा वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, हम पिसते हैं और हमें उसमें शेयर नहीं दिया जाता। तो ये जो सोशलिस्ट प्रोग्राम था ये प्रॉमिस करता था कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो आप लोगों से क्या ज़मीन वापस लेंगे, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे? तो बेसिकली सोशलिस्ट प्रोग्राम में ये होता है कि एक हद से ज़्यादा अगर कोई ज़मीन ओन करता है तो उससे जो लोग उस ज़मीन को टिल करते हैं, उस पे मेहनत करते हैं सारी, उनका भी उसमें हिस्सा होना चाहिए। तो पेजेंट्स के कोऑपरेटिव्स होने चाहिए, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, देयर कैन बी स्मॉल फार्मर्स, और लेकिन ये जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें ख़त्म करना ये है। हमारे यहाँ आया कैसे? थोड़ा-सा अगर इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें आप। हाँ, तो बेसिकली पाकिस्तान में हमने क्योंकि मैंने इसीलिए पहले ये चीज़ नोट की कि यहाँ कॉलोनियल कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता है, जो अच्छा। सिस्टम अंग्रेज़ यहाँ लाए, और फिर इधर के जो हुक्मरान तबका जो पाकिस्तान में आता है, हुँ। वो वही है जिसे अंग्रेज़
लाए और उन्होंने ही इसे एक तरीके से इनको इजारादारी अपनी कायम करने दी। और वो किस तरीके से होता है कि स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपने लोगों का सौदा करके अंग्रेज़ों के साथ बैठे और कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई और प्रोटेक्ट किया, अंग्रेज़ों के बिहाफ पे इधर उसको फ्यूल हुक्मरानी की, किया। जी, उनको ही लैंड और बड़ी एस्टेट्स दी गई। और सेकेंडली जो लोग ब्रिटिश आर्मी के लिए इनरोल होते थे उनको ज़मीनें दी जाती थी। तो ये है कि ये मतलब इधर की जो लैंड ओनिंग तबका है एंड जो हुक्मरान तबका है जो इतने ज़्यादा वसाइल और लैंड सारा कुछ कंट्रोल करता है, वो सारी जो डिवीज़न हम देखते हैं समाज में, दैट डेट्स बैक टू कॉलोनियल रूल। तो और उसके इफ़ेक्ट्स आज भी हम समाज में देखते हैं। एक क्रिटिसिज्म तो ये भी है ना कि जिन्ना साहब जो है वो जिन लोगों ने गोरों के खिलाफ स्ट्रगल की, कुछ वो जेलों में गए, 30-30 साल जेलों में गुजारे, 5-5 किताबें लिखी। जिन्ना साहब ने ना एक दिन जेल गुजारी, ना कोई एक किताब लिखी। और वो कहते हैं कि वो सिंपली गोरों के इमरान खान थे। तो आई थिंक कि ये थोड़ा-सा ये है, इस तरफ जस्टिफ़ाई भी होती है ये चीज़ कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के सिस्टम को फ्यूल किया, यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया, उनको बड़ी-बड़ी ज़मीनें वो दे के चले गए और आज वो लोग। एक पॉडकास्ट होती है मेरे ख़्याल से लाहौर से होती है, इओन होल्डिंग्स के नाम से। उसमें वो जो चाचा हैं, ही हिमसेल्फ इज़ इंटू रियल एस्टेट। तो वो बताते हैं कि अगर आपको कोई भी महँगी गाड़ी लाहौर की सड़क पे दिखे, तो उसके पीछे कोई ज़मीन का पैसा होता है। कि या तो वो होगा, कोई फ्यूडल होगा, या किसी ने कोई ज़मीन ली करोड़ की, 3-4 महीनों में वो जो है 4-5 करोड़ की हो जाती है। एंड ईज़ी मनी, आराम से। पाकिस्तान से आप बाहर जाएँ, आपको कोई स्टार्टअप वाले मिलियनेयर्स दिखेंगे, कोई टेक वाले मिलेंगे। पाकिस्तान में सारा कुछ ज़मीन वाले मिलेंगे। यस, यस, इसी तरीके से है। तो हाँ, सोशलिज़्म इस चीज़ का अल्टरनेटिव हमें प्रॉमिस करता है, तो मतलब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और फिर इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ या सोशलाइज़ करना, कि उनमें इंश्योर हो कि जो वर्कर्स के लिए रेगुलेशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू वेजेस, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग कंडीशंस, व्हेन इट कम्स टू सोशल सिक्योरिटी, और वर्कर्स का अपना इख्तियार होना कि जो जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की जाए जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम है सोशलिज्म का। एंड लास्टली, दैट वी एज अ कंट्री दैट इज़ इन द थर्ड वर्ल्ड should be in alliance with and standing with other global south countries and other Such as anti-imperialist. Russia. Well, Russia is one example, लेकिन Okay. मतलब हमारे regionally जो neighbors हैं, for example, whether it's Afghanistan or whether it's Yeah. Iran or whether it's India, which is very controversial to say, or Bangladesh or Sri Lanka or Nepal. Or Central Asia, yeah. जी, साउथ Central एशिया, ओवरऑल एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने वो ही सरमायादारी और साम्राज्यत के नीचे जबर एक्सपीरियंस किया है जो हमने एक्सपीरियंस किया है। हमारे बहुत से चैलेंजेस इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मिलते हैं, तो हमारी जद्दोजहद भी इसलिए इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। सो मेरा इसके ऊपर ना थोड़ा-सा एक ओपिनियन है, दैट इज़ जो हमारे हालात हैं, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। और जो जियोपॉलिटिक्स है, इट्स वेरी लाइक इसमें मज़हब, रंग, नस्ल या क्लास नहीं देखी जाती। इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा जाता है या फिर आपका इन्फ्लुएंस देखा जाता है कि हमें कहाँ इन्फ्लुएंस मिल रहा है। लाइक फॉर सपोज़ अगर हम देखें, तो अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने चढ़ाई की, पाकिस्तान ने रास्ता दिया। पाकिस्तान ने रास्ता इसीलिए दिया क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। अदरवाइज़ तो अफ़गानिस्तान के लोग मुसलमान थे ना, अगर उस वाले लेंस में हम देखें मज़हब वाले में, बट जाने दिया फिर भी Yes. क्योंकि पैसे नहीं थे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आप कह रही हैं, ये लाइक वेरी आइडियल सिचुएशन है कि हमें सबके साथ अलायंस करना चाहिए, बट इन रियलिटी इट्स डिफरेंट, नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि जो अलायंसेस, सॉलिडारिटी, या चले सॉलिडारिटी भी छोड़ें, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन इधर की साउथ एशिया की कंट्रीज़ की या ओवरऑल थर्ड वर्ल्ड की जो चीज़ें प्रिवेंट करती हैं, वो वही अंग्रेज़ों के लगाए गए हुक्मरान हैं जिनको अंग्रेज़ों से पैसा चाहिए। आई वाज रिसेंटली रीडिंग द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बादशाह खान, और वो रिकॉल करते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के टाइम से, जो खुदाई खुद खिदमतगार वगैरह वो जो स्ट्रगल थी, एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड सो फोर्थ, द कांग्रेस एंड व्हाट नॉट। उससे आगे से वो तो क्लियरली कहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की हुक्मरानी संभाली इंडिपेंडेंस के बाद, वो तबकात हैं जो कि बार्गेन करते हैं फॉर अ फ्यू क्रम्स ऑफ द इंग्लिश टेबल।
तो ये बादशाह खान उसमें लिखते हैं। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू कि हमारी स्टेट एक रेंट टियर स्टेट है। उनके लिए बस ये मैटर करता है कि कौन उनको पैसे और प्रोजेक्ट देगा, और कोई इस चीज़ के लिए थॉट नहीं होती या कंसर्न कि जो लोकल कम्युनिटीज़ उन जगहों पे बसती हैं जहाँ ये मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, जहाँ ये जंगें की जाती हैं, उनको वो कैसे इफ़ेक्ट करती है। व्हिच इज़ व्हाट वी सी विद व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अफ़गानिस्तान राइट नाउ, कि स्टेट तो पिछली डेकेड से यूएस की वॉर ऑन टेरर को भी मुशर्रफ एरा में प्रमोट करती रही। अफ़गानिस्तान वाली वॉर ज़िया-उल हक के दौर में शुरू होती है, और हम मतलब जहाँ बाकी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ इवन इंडिया चूज़ टू बी पार्ट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि ठीक है हम सोशलिस्ट कैंप में भी नहीं है, हम कैपिटलिस्ट कैंप में भी नहीं है, हम अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। पाकिस्तान सबसे एलाई होता है इन द कोल्ड वॉर टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस रीजन, which is shameful for our people, you know, ये for सही our बात है। country। जी, वही बात। एग्जैक्टली यस। एग्जैक्टली। तो अब अफगानिस्तान पे हम देखें तो कितनी मेन स्ट्रीम मीडिया में या इवन सोशल मीडिया में जो नाम नहाद दानश्वर इस वॉर को प्रमोट कर रहे हैं, उधर पश्तून अफ़गान खित्ते में जो लोग वॉर की वजह से इश्यूज फेस करते हैं, वाई इज़न्ट द मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल बीइंग डिस्कस्ड? वाई आरंट वी डिस्कसिंग जो पिछली डेकेड से स्टेट गुड तालिबान बैड तालिबान खेल रही है, और मतलब एक तरफ कहते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें इतनी नेबरहुड्स पे ड्रोन स्ट्राइक्स और ऑपरेशंस किए जाते हैं, लेकिन व्हाट वी सी इज़ कि फिर कुछ अरसे बाद तालिबान के साथ वो तो नेगोशिएशन टेबल पे बैठे होंगे और बांटेंगे इन एरियाज़ को, लेकिन आम लोगों की सिचुएशन बद से बदतर होती जाएगी। मेरे ख़्याल में इन्होंने जो गलती की ना पाकिस्तान ने, वो ये की कि जब जमहूर था वहाँ पे, जो जमहूरियत थी, सो कॉल्ड जमहूरियत कह लें, आप जो भी कह लें, कि अमेरिकन्स के लाई हुई जमहूरियत थी या जो भी था, उस टाइम पे अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में उन्होंने टीटीपी के बहुत सारे लोगों को जेलों में रखा था। आप इसी साइड पे जो तालिबान थे, अफ़गान तालिबान थे, जो यहाँ पे थे, जो हमारे गुड तालिबान थे, उनको हम ट्रेन कर रहे थे अगेंस्ट अशरफ गनी एंड जो वहाँ पे जो रिजीम थी। उसके जाने के बाद क्या हुआ कि वो तो चला गया, लेकिन उसके जाने से जब इनके पास इख्तियार आया, ये जो अभी आए में असलहे के ज़ोर पे, इन्होंने उनको जेलों से निकाल कर इधर भेज दिया। तो मतलब आप किसी 7 साल के बच्चे को भी ये पॉलिसी समझाएं कि ये हुआ था, वो हंसेगा बच्चा कि यार, मतलब नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। Exactly. And you know, none of these policies of imperialism and war and capitalism make sense for a normal person. लेकिन हमें दिन रात प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू दिया जाता है जो कहता है कि ये प्रैक्टिकल है, आप इसके अलावा कोई बात करते हो जो अवाम के हक में होती है, तो दैट्स आइडियलिस्टिक। सो द थिंग इज़ के अगर वो आपके सगे नहीं हुए अफ़गान तालिबान, तो ये आपके कैसे, अगर टीटीपी आपके सगे नहीं हुए, तो ये भी आपके सगे कभी नहीं हो सकते, बिकॉज़ ये एक ही चीज़ है। नज़रिया एक है, रिश्तेदारी है आपस में, नस्ल भी एक है इनकी सारी। तो मतलब आप किस तरह से इनको डिफरेंशिएट, ये गुड है और वो बैड है। दूसरा मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से ना मैं लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये कि हमें अफ़गानिस्तान को और तालिबान को अलग रखना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें ये मीडिया भी यहाँ ही बता रहा होता है, और हमारा जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो भी ये बताती है कि जो अफ़गानिस्तान और तालिबान आर द सेम थिंग, दे आर नॉट द सेम थिंग। अफ़गानिस्तान के लोग ओप्रेस्ड हैं, दे कांट से एनीथिंग, दे कांट स्पीक एनीथिंग, क्योंकि जंग की हालत में उन लोगों के बच्चे पले बड़े हैं, वो खुद भी ट्रॉमा में, वॉर ट्रॉमा से गुजरे। और हम क्या करते हैं, हम तालिबान को और अफ़गानिस्तान के लोगों को मिक्स करते हैं कि एक ही चीज़ है। तो जब यहाँ से एक F-16 तैयारा उड़ते हैं, वहाँ पे बम मारता है, तो दे सेलिब्रेट इट यहाँ के लोग, कि देखें हम लोग जो है ना बदला ले रहे हैं जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही। तो आप वहाँ पे बच्चों को मार रहे हैं, ना तो वो लोग वोट लेके आए जो वहाँ पे हैं बैठे हुए हैं तालिबान, और आप ही के लाडले हों। तो मतलब ये कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि ये एक चीज़ नहीं है। वहाँ के लोग, अफ़गान जो कौम है और जो धरती है वहाँ की, और तालिबान, ये सब अलग है। यस, एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट के तालिबान को लाया किस तरीके से गया, उसमें मतलब यू नो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री कि हमें मालूम हो और हम अवेयर हों इस चीज़ के बारे में कि हमारी गवर्नमेंट की कंप्लिसिटी रही है इन मेकिंग अफगानिस्तान अ वॉर टॉर्न रीजन। जो जो मतलब तालिबान या मतलब टेररिज्म अगर आपको काउंटर करना है, तो टेररिज्म तो मतलब प्रोड्यूस ही उन समाजों में जहाँ ऊपर से वायलेंस, इंपीरियलिस्ट वायलेंस की जाती है, वॉर्स की जाती हैं, पावर्टी रिकॉर्ड हाई होती है, वहाँ ही इस किस्म की एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज यस। बनती हैं, बिकॉज पीपल आर हेल्पलेस इनफ टू गो टूवर्ड्स दैट। और फिर
हम देखते हैं कि प्रॉक्सीज़ बनाई भी जाती हैं बाय इम्पीरियलिस्ट पावर्स। तो ये है कि आज अफ़गान लोगों को ब्लेम करना फॉर तालिबान एंड जस्टिफाइंग अ वॉर ऑन देम मेक्स नो सेंस। और मतलब हमें यही लेसन्स पूरी 20th सेंचुरी में नेशनल लिबरेशन और सोशलिस्ट मूवमेंट्स देती हैं कि कंट्रीज़ का सॉवरेंटी का प्रोसेस उनको खुद डेवलप करने दें। उनको खुद अपने समाज में डेमोक्रेटिक प्रोसेस और अपनी डेवलपमेंट समाज की उसके थ्रू वो अपने कंक्लूजन्स और अपनी रोड टूवर्ड्स प्रोग्रेस लेंगे। ये बाहर से आप इम्पोज़ किसी पे नहीं कर सकते। तो आज किसी कंट्री को इस बुनियाद पे कंडेम करना, जैसे ईरान में या अफ़गानिस्तान में, कि इस किस्म की गवर्नमेंट है और ये तो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, मेक्स नो सेंस। आप ये पंजाबी है, बाय द वे पश्तून नहीं है। लोग यही लगता है कि जो अफ़गानिस्तान हक़ में बोलने वाले सारे पश्तून हैं और तो ये पंजाबी हैं, आप सारे ऐसा ना हो कि नीचे लिखने देंगे, ये इसके पास शनाख्ती कार्ड पता नहीं है भी या नहीं। मुझे इस चीज़ पे अक्सर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन मिलती है इवन ऑन आवर ओन लेफ्ट सर्कल्स वेयर पीपल आस्क के अच्छा आप बाकी पंजाबी हैं, आप सीक्रेटली बलोच या पश्तून तो नहीं है? फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरा सरगोदा से ताल्लुक़ है। और फिर कोई कहते हैं कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारी पॉलिटिक्स में कितनी ज़्यादा डिवीज़न आ गई है। यस। और वो इसी वजह से, मतलब मैं तो समझती हूँ कि मास जो लेफ्ट की मूवमेंट्स थी, जो डिफरेंट ऑप्रेस सेगमेंट्स को एक प्रोग्राम पे लाती थी, उनको तोड़ने से और आपस में कौमों के दरमियान इनइक्वालिटी और नफ़रतें क्रिएट करके ये तासुर क्रिएट किया गया। अच्छा, मुझे बताएँ, आपको लगता है कि आप क्लास की बुनियाद पे लोगों को गैदर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये तो ट्रू है कि हर समाज में क्लास स्ट्रगल बुनियादी तौर पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट सोसाइटी और किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किन मैकेनिज्म्स के थ्रू उधर होती है, हमें क्लास स्ट्रगल्स की फॉर्म्स डिफरेंट मिलती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक पाकिस्तान जैसी रियासत में हमें, जब हम क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे, तो हमें आईएमएफ के और इम्पीरियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल की बात करनी पड़ती है, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा स्टेक है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिक्टेट करने में और प्रेशराइज़ करने में। एज़ स्टूडेंट्स हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम तबाह बर्बाद आईएमएफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हुआ है। वो इस तरीके से कि बिफोर द 80s लार्जली ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारे समाज में, स्टूडेंट्स में, नौजवानों में थी, एंड इवन इन द पॉलिटिकल क्लास, कि तालीम एक हक है, एक कमोडिटी नहीं है। जी। और उससे तालीम, हेल्थ, हाउसिंग, ये वो शोबे नहीं हैं जिनको फॉर प्रॉफिट और बिजनेस की तरह रन किया जा सकता है। तो लेकिन हम देखते हैं कि स्पेशली सिंस द 80s, और जब से हमने ज़्यादा आईएमएफ के से कर्ज़े लेने शुरू किए, और स्ट्रक्चर वो कंडीशंस पे कर्ज़े देते हैं, ऐसे ही तो नहीं देते। और उन कंडीशनैलिटीज़ में एक जो मेन कंडीशन होती है, वो होती है कि आप अपनी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज़ करें। ठीक तो है। आप पब्लिक सर्विसेज़ को निजी हाथों में दें और उनको फॉर प्रॉफिट बेसिस पे करें। इससे आज स्टूडेंट्स हमें क्या देखने को मिला है? there's over 22 million children out of school in this country। और उसके साथ साथ ये हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा प्राइवेट हैंड्स में चली गई हैं, उनकी फ़ीस इतनी हाई है कि एक आम नौजवान उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता, फ्रॉम वर्किंग क्लास और पुअर फैमिलीज़। दे डोंट हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी एजुकेशन। और इवन जो इधर अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं, वो भी लार्जली प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स के थ्रू चलाई जाती हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, या आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी देख लें या एनी अदर यूनिवर्सिटी, उनमें हर साल आप देखते हैं कि अम, सेल्फ फाइनेंस सीट्स और ज़्यादा की जा रही हैं। तो जो ज़्यादा पे करेगा उनके लिए ज़्यादा गुंजाइश है उस यूनिवर्सिटी में। मेरिट इन दैट डज़ नॉट मैटर टू मच एनीमोर। तो इसमें हम बेसिकली स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ तालीम प्रिविलेज तबके को हम देने को तैयार हैं। वो ही फिर तालीम याफ़्ता होंगे, वो ही आगे जॉब मार्केट और अपॉर्च्युनिटीज़ उनको मिलेंगी, और वो ही राइज़ करके आगे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करेंगे, एंड दैट विल बी अ क्लास दैट इज़ कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर अगर आप इश्यूज़। देखें, ये हुकूमत, इससे पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत, काबीना को आप उठा के देखें, उस काबीना के अंदर आपको 80% एचिसन, लम्स, समव्हाट आईबी, और हो सकता है अगली हुकूमत में हबीब यूनिवर्सिटी के कोई 1-2 लौंडे-लोंडियाँ आ जाएँ बस।
आपको नहीं मिलेंगे कोई कराची यूनिवर्सिटी वाला या मेरी तरह गरीब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ आके वहाँ पे बैठा हो और वो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र हो या वो काबीना में हो। सो दैट्स द रियलिटी। Yes. एंड ओके, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ लम्प्स? I mean, I don't want to give a generalized like नहीं, statement. जनरलाइज़ नहीं देना। Yeah. जिस तरह से उसको लम्प्स को पैसे मिलते हैं, कुछ कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज़ उनको पैसे देते हैं सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन स्टडी देयर। Yeah. Yeah. उनके लिए एक खुशगवार माहौल बना रहे। यस यस और आप इसी तरीके से देखें जो इधर और नास्ट नमल मज़ीद ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हों उनमें स्पेशल कोटा होता है फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी फ्रॉम प्रिविलेज्ड फैमिलीज कैसे? there's seats that are allocated to people who belong from families that rank a bit higher in the military. मिलिट्री? Yes. Yeah. एंड जनरली सेल्फ फाइनेंस सीट्स की पूरी पॉलिसी वैसे ही ये गारंटी करती है कि आपके प्रिविलेज तबके से ज़्यादा लोग आएंगे और गुंजाइश होगी बहुत कम आम लोगों के लिए। तो ये एक चीज़ है। आई रियली वांट टू नोट कि मतलब ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो IMF के प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स हैं हर साल मतलब जिस पार्टी की भी हुकूमत आए सक्सेसिवली एजुकेशन बजट कट करने के लिए ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ की स्टूडेंट मूवमेंट को दबाया गया है बहुत ब्रूटली। इफ़ वी गो इनटू पाकिस्तान्स हिस्ट्री तो इधर तो पहला इलेक्शन भी 1970 में ना होता अगर स्टूडेंट्स वर्कर्स और पेजेंट्स एक मास मूवमेंट ना चलाते जिसने अयूब खान की डिक्टेटरशिप को गिराया Let इन me pause. 68 yes. ओके, लेट मी पॉज़ यू। हम जब भी एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो एक फॉर्म पे साइन कराया जाता है कि मैं किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूँगा। मतलब ये क्यों होता है, लाइक हम्म कब से हुआ ये? यस ये चीज़ इंट्रोड्यूस होती है इन रीसेंट डेकेड्स स्पेशली आफ्टर द बैन ऑन स्टूडेंट यूनियंस इन 84 और उससे भी हमें देखना चाहिए स्टूडेंट मूवमेंट की तहरीक बहुत इम्पॉर्टेंट है एज स्टूडेंट्स आज हमारे लिए समझने के लिए क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट की जो तारीख है वो इधर की बेहतरीन सियासी रवायात को लेके चलती है। स्टूडेंट्स ने हिस्टोरिकली यहाँ मजलूम और महकूम तबकात के साथ सॉलिडारिटीज़ बिल्ड की हैं और हमेशा एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के लिए फ़ाइट किया है जो इंटरनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर डेमोक्रेटिक हो वहाँ यूनियन इलेक्शंस हों और फिर जो रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट इलेक्ट करें वो सिंडिकेट भी बैठे और यूनिवर्सिटी कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए जो एंटी स्टूडेंट हो और स्टूडेंट्स को बुरे तरीके से मुतासर करे सच एज फी हाइक सच एज lack of hostel accommodation good facilities on campus harassment so forth तो 84 में ज़ियाउल हक ये बैन लगाता है आफ्टर विटनेसिंग कि आफ्टर years of cracking down on the student movement, years of promoting right-wing organizations like the Islami Jamiyat-e-Tulba, जिनको पहली दफ़ा असला दिया गया कैंपसेस पे लाने के लिए। ये जो कॉमन मिथ है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स वायलेंट होती है, आप तारीख देखें तो एक्चुअली स्टूडेंट यूनियंस के दौर में हमारे कैंपसेस पे इस किस्म की वायलेंस नहीं होती थी जैसे आज होती है और ये बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड तंजीमें जिनको हथियार दिए गए और कैंपसेस का माहौल ख़राब करने को कहा गया एंड टू डिफेम स्टूडेंट पॉलिटिक्स वो ये आके करते हैं। और फिर भी इन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लें अप टिल 84 जब लास्ट स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शंस कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में होता है तो डिस्पाइट ऑल दीज प्रेशर्स एंड दिस मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव ऑफ द स्टेट अगेंस्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स अक्सरियत स्टूडेंट्स की NSF के लिए वोट करती है द लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। NSF स्वीप्स इलेक्शंस इन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी एंड दैट इज़ वेयर ज़ियाउल हक रियलाइजेस कि स्टूडेंट्स हमेशा रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे इनको आप कंट्रोल जज्बा नहीं होगा कर ना ज़्यादा। सकते। यस उनमें जज्बा होता है like Salvador Allende, the Chilean socialist prime minister who was killed by the CIA. He said कि to be young and not a revolutionary is a biological contradiction. मतलब ये it's a characteristic of being young that you have hope, you have ambition और आप अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो और आप में एक will और passion होता है उसके लिए energies तो में। ये हम जेनज़ीज़ में आप आजकल ये बारूद देख रहे हैं ना थोड़ा-सा, नहीं? जिस तरह नेपाल में हुआ कि दे हैव द वेपन, लाइक नॉट वेपन बट सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड अ सॉर्ट ऑफ यूनिटी। इनकी तो अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अपनी लाइक जेन-ज़ी का आपने देखा होगा ना, दे यूज़ शॉर्ट वर्ड्स एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर। ये एक एज ग्रुप है। अब शायद आई एम अ मिलेनियल, तो मेरे ख्याल से मिलेनियल को शायद इतने अच्छे से ना समझे जितना जेन-ज़ी समझते हैं एक-दूसरे को। शायद perhaps हाँ, सो उसमें ये है कि वो जज़्बा, वो सारा सब कुछ निकल के आ रहा है और हमने देखा भी उसको।
यस उस हिसाब से। यस तो देखिए मतलब जो स्टूडेंट यूनियंस को बैन करने की पॉलिसी है, इससे ज़्यादा मतलब अफसोसनाक चीज़ एक एंड आई मुल्क के लिए क्या हो सकती है कि आप अपने नौजवानों से एफिडेविट साइन करा रहे हैं कि वो सियासत में नहीं होंगे। मतलब वो एक मुल्क के मुस्तकबिल की डिसीजन मेकिंग से आप उनको कट ऑफ कर रहे हैं और उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो कभी ये समझ ही ना पा सकें पॉलिटिकल सिस्टम में कि वो भी उसका एक एक्टिव हिस्सा हों। लाइक मेरे ख्याल से जमहूरियत को कमज़ोर करने में सबसे पहला जो बुनियादी पिलर है जिसको तोड़ा गया वो यही था, क्योंकि अच्छे सियासतदान कैसे आएंगे? इधर ही से आएंगे। अगर यहाँ से आना बंद हो जाएंगे तो कहाँ से आएंगे? क्या जो सरमाएदार होंगे हमारे, जो हमारे इन्वेस्टर टाइप का या जो वो वाला तबका है, वही आएगा बैठेगा। आप देख लीजिए अभी पार्लियामेंट के अंदर आपको सारे वही मिलेंगे, ये यू नो, वेरी गुड बिजनेसमैन एंड दे विल बी इनटू पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर। तो हम जाएंगे थोड़ा सा ना बेसिक्स में। बेसिक्स से मेरा मुराद ये है कि अम, हमें कहा जाता है कि गुर्बत जो है वो आजमाइश है। ये वाकई में आजमाइश है। ये मुझे नहीं लगता कि इसे मतलब जिस तरीके से कैपिटलिज्म को जो लोग नेचुरल कहते हैं वो तो गुर्बत को भी नेचुरली कहेंगे, क्योंकि ये एक बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटलिज्म की कि उसने हम्म। पावर्टी क्रिएट करनी होती है। पावर्टी नेचुरल नहीं है। हमने ऐसे समाज देखे हैं जिनकी मैंने एग्जांपल्स भी साइट की जहाँ पावर्टी से लोगों को एलिविएट किया गया। तो ये है कि जब आप मतलब ये एक मुल्क के लिए किस तरीके से अच्छा हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा परसेंटेज लोगों की गुर्बत में रखते हो। दैट मीन्स दे आर नॉट प्रोडक्टिवली एबल टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये किसी तरीके से भी अच्छा नहीं है। और फिर ये है कि आप देखें तो जो लॉजिक दिया जाता है गुर्बत को जस्टिफाई करने के लिए कि लोग लेज़ी हैं, लोग जॉब नहीं करते, ये अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं लेकिन लोग उनको अवेल नहीं करते, इसलिए गुर्बत एग्जिस्ट करती है। हम्म। जब आप एजुकेशन ही एज अ राइट आप नहीं इंश्योर कर रहे, जब आप स्किल्स ही वो लोगों को नहीं सिखा रहे जो उनको जॉब मार्केट में चाहिए, और जब आप एक ऐसा माशी निज़ाम चला रहे हो जिसमें सिर्फ आप वही जिन शोबों की मैंने जिक्र किया जिस पे हमारा बजट होता है, उसमें पाकिस्तानी स्टेट और इसके हुक्मरान की कोई प्रायोरिटी ही नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कि डेवलपमेंट जो लोगों को सर्व करे वो हो, कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, लोग लोग भी अपना रोटी रोज़गार मैनेज कर सकें, बल्कि सोशल सिक्योरिटी और ऐसी तमाम चीज़ों को मज़ीद कट किया जाता है। इधर तो अक्सर ऐसे देखें, अ, अभी मैं पाकिस्तान के सेंस पे कैरेक्टर पे बात करना चाहती हूँ। वी टॉक्ड अ बिट अबाउट ईरान पहले। और सॉवरेंटी मतलब ये इधर के लीडर्स जाके इंटरनेशनल फोरम्स पे कहते हैं कि मतलब हम सॉवरेंटी अपनी उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं एंड सो फोर्थ यू नो। लेकिन देयर इज़ नथिंग अबाउट इट जब आप देखते हैं कि इधर के हुक्मरान जाके यू नो कंट्रीज़ लाइक ईरान एंड क्यूबा एंड वेनेज़ुएला are fighting to defend their own resources to spend them on their own people. जब ऑयल नेशनलाइज करते हैं कंट्री तो हम देखते हैं कि पूरा जो इम्पीरियलिस्ट जो फोर्सेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तब उन पे रिजीम चेंज ऑपरेशंस और वॉर्स की जाती हैं टू टॉपल द गवर्नमेंट्स जो अपनी रिसोर्सेज नेशनलाइज करते हैं अपने लोगों के लिए और फॉरेन मार्केट्स के इंटरेस्ट के लिए नहीं। तो लेकिन हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान तो रेयर अर्थ मिनरल्स ब्रीफ केस में जाके ट्रंप को ऑफ़र करते हैं और कहते हैं जी ज़रूर आप लें, और लोगों का इसका उन चागी में और खैबर पख्तूनख्वा में जो भी उन पे असर पड़े हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं है। तो you know this is we are basically still living as an imperialist base in this country, जहाँ हमारे लोगों का वजूद और सियासत और सॉवरेंटी को तो नहीं बिल्कुल एक्नॉलेज किया जाता। सो मेरा जो अगला सवाल है, ये मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो मैंने निकाले थे। अगर कोई किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है, ठीक है, और उसकी तनख्वाह है फॉर सपोज 50,000 रुपये, और उसके साथ कोई कोवर्कर है जो कि उससे शायद ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं है, ना वो एज अ ह्यूमन बीइंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट उसकी तनख्वाह लाख रुपए है। तो वो इंसान अपनी वैल्यू को उस तनख्वाह के हिसाब से नापेगा कि यार मेरी इतनी वैल्यू 50,000 रुपये। तो क्या जो हमारी रियल वैल्यू है वो सैलरी पे डिफाइन करता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं ऐसा कि जी मैं तो 50,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, तो मेरी औकात ही यही है, यू नो, इन सिंपल वर्ड्स। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट?
मुझे लगता है कि ये तो वो नैरेटिव्स होते हैं जो हमें खुद से ही अंदर डिसएम्पावर करने के लिए प्रमोट किए जाते हैं। अब देखिए तो आई एक्चुअली इवन बियॉन्ड लाइक अ वर्क प्लेस, एज अ वुमन आई वांट टू कनेक्ट इट टू व्हाट वी सी इन आवर होम्स। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी एग्ज़ाम है मेहनत की जो कि इतनी वैल्यूएबल नहीं है जो कोई और कर रहा है, और उस बुनियाद पे किसी को इतना थोड़ा मिलना चाहिए कि दे आर बेयरली सर्वाइविंग, और किसी को इतना ज़्यादा कि वो बड़ी-बड़ी मैंशंस में रह रहे हैं और जायदादें और जो भी। तो यू नो I especially want to connect this to women because what is more important for a society than the care work that women do? For example, आप एक बच्चा पैदा करते हो, आप उसकी परवरिश करते हो, आप घर पे सफाई और वॉशिंग और खाना पकाना और तमाम वो काम करते हो, एंड दैट लेबर जो जिसकी कोई टाइमिंग भी नहीं है, दिन रात वो चलता है, इज नेवर रिकग्नाइज्ड एज मेहनत इन दिस सिस्टम। तो वैल्यू जो हम क्रिएट करते हैं वो तो कैपिटलिज्म कभी एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहता, कि हम खुद ही अपनी मेहनत को डीवैल्यू करते हैं, एंड वी डोंट आस्क फॉर मोर दैट वी डिजर्व इन दिस सिस्टम। तो इसीलिए हमने देखा है कि लेफ्ट मूवमेंट्स जो वर्किंग वुमेन ने स्पेशली चलाई, अभी अगले दिन 8th मार्च था, दैट इज़ अ डे दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ दिस, कि ट्रेड यूनियंस की और जो वर्किंग क्लास की और गरीब घरानों से औरतें थीं, एंड पेजेंट वुमेन, they were the ones that started International Working Women's Day, and it was International Working Women's Day. तो और ये हमेशा हमारा मुद्दा रहा है कि औरतें जो केयर वर्क घर पे करती हैं, जो डोमेस्टिक वर्क करती हैं, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लेबर। हम्म जैसे हमें कहा जाता है कि ये तो आप बस प्यार से और ऐसे ज़िम्मेदारी से कर रहे हो। नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं और उसे एक्नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो प्यार से ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वो मेहनत है, उसमें हमारी नर्व्स, मसल्स, एनर्जी लगती है। तो और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से लिबरल इंस्टीट्यूशंस ने आज वर्किंग वुमेन्स डे को इस हद तक को ऑप्ट कर दिया है कि वो कैपिटलिस्ट कॉरपोरेशंस हमें डील्स देती हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे करके। International Women's Day, and it's to disconnect it as much from anti-capitalist and anti-imperialist struggle as much as possible, and that is a denial of the political struggle of women that has existed. तो इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे बुनियादी तौर पे तो वो दिन है जिस दिन औरतें अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एमेंसिपेशन की बात करती हैं, और ये इस चीज़ का हमें यकीन दिलाती है कि कोई भी समाज हकीकी मानों में आज़ाद और बराबर नहीं हो सकता जब तक उसमें औरतों का भी एक एक्टिव रोल नहीं होता और हमारी मेहनत को भी नहीं एक्नॉलेज किया जाता, और जब तक पिदरशाही और औरतों पे ऑप्रेशन और एक्सप्लॉयटेशन एक समाज में रहता है, तब तक ये कोई तज़ाद नहीं है मर्दों और औरतों के बिटवीन, तब तक उस समाज में एक मज़दूर या महकूम मर्द भी इंसान नहीं बन सकता जब तक ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्रेस क्लासेस और तबकात को आपस में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इन चीज़ों पे तकसीम करने पे, ये वर्किंग वुमेन्स डे की तो पूरी तारीख इस चीज़ को रद्द करने की रही है। सो हमारे यहाँ तो एक इम्प्रेशन ये दिया गया है कि पेट्रियार्की इज़ बेसिकली बिल्ड बाय मैन एंड रूल बाय मैन। तो फिर आप मतलब आपका ये कहना है कि ये एक सिस्टम के ख़िलाफ़ है जिसमें मर्द खुद भी इंसान की तरह नहीं रह रहा। यस। थोड़ा अगर मेरे अल्फाजों का चुनाव ठीक ना हो तो उसके लिए माज़रत। तो आपको क्या लाइक आपका ये है, बट ये जो हमारा जो दूसरा फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है, ख़ुसूसन जो हमारे औरत मार्च वाले हैं, ये तो दूसरी बात करते हैं। मुझे लगता है औरत मार्च एक ब्रॉड मूवमेंट है जिसमें बहुत से सेगमेंट्स हैं। उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स देखें तो उसमें ये चीज़ एक्नॉलेज भी होती है। पेट्रियार्की जब एक इकोनॉमिक और मटेरियल अंडरस्टैंडिंग के अंदर नहीं उसकी बेस्ड होती, तो फिर हमें यही लिबरल और रिएक्शनरी फॉर्म्स फेमिनिज्म के मिलते हैं, जो कि ये मतलब औरतों और मर्दों के बिटवीन तज़ाद को समझते हैं कि दैट इज़ व्हाट फेमिनिस्ट स्ट्रगल इज़। जबकि एक्चुअली औरतों की एमेंसिपेशन की मूवमेंट का तो हमेशा से ये प्रोग्राम रहा है कि कोई समाज हकीकी मानों में बराबर नहीं हो सकता, आज़ाद नहीं हो सकता, जब तक उसमें औरतें पिस रही हैं और उसमें मज़लूम और मेहनत कश तबकात से मर्द पिस रहे हैं। तो ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि औरतों
जो वर्कर्स होती हैं इधर इनफॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में, उनको किस तरीके से लोअर वेजेस दी जाती हैं, उनको और ज़्यादा बदतर वर्किंग कंडीशंस का सामना होता है। लेकिन ये हमेशा से कैपिटलिज्म ने इस चीज़ को मेल वर्किंग क्लास को और फीमेल वर्किंग क्लास को आपस में डिवाइड करके उन दोनों पे ऑपरेशन जस्टिफाई किया। लाइक मर्दों कहते हैं औरतें आके आपकी नौकरियां ले लेंगी, वो उनको ज़्यादा वेज मिलेगी तो फिर आपका क्या होगा, थिंग्स लाइक दिस। जबकि ये मतलब वर्किंग क्लास के अंदर डिसयूनिटी क्रिएट करती है और फिर हम दोनों अपने मकासद नहीं हासिल कर पाते। तो जो एक सोशलिस्ट विजन है फेमिनिज्म का, वो तो ये कहता है कि औरतों की भी जगह इनकलाबी जद्दोजहद में है और सरमायादाराना तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ ये एक जद्दोजहद है। और ये हमें तारीख़ में नज़र आता है, ये कोई मतलब सिर्फ़ एक थ्योरेटिकल बात नहीं है। मैंने जैसे रूस का एग्ज़ाम्पल दिया कि औरतों की स्ट्राइक से फॉर ब्रेड ये चीज़ वो इनकलाब स्पार्क होता है, दैट लिबरेट्स द वर्किंग क्लासेस ऑफ मेन एज़ वेल। और उसी तरीके से हम नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स देखें और इनकलाबी मूवमेंट्स, वियतनाम का एग्जाम्पल आप लें। when Vietnam was fighting the United States, जब यूनाइटेड स्टेट्स वियतनाम पे वॉर और इन्वेजन कर रहा था, तो उसमें 50% से ज़्यादा वियतकॉन्ग जो वियतनाम की लिबरेशन आर्मी थी, उसमें 50% से ज़्यादा तादाद फीमेल फ्रीडम फाइटर्स की थी। सो women have always fought on the front lines of struggle. पैलेस्टीनियन स्ट्रगल में देखें PFLP जो एक बड़ी लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, फाइटिंग फॉर द लिबरेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पैलेस्टाइन, उसमें सबसे कई प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं, जो मिलिटेंट स्ट्रगल कर रही हैं, आर्म स्ट्रगल कर रही हैं अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म फॉर देयर पीपल, दोज आर पीपल लाइक लैला खालिद एंड सो फोर्थ। तो ये है कि औरतों का, और इधर हमारे खित्ते में फिर देख लें, बहुत कम लोगों को ये पता है कि भगत सिंह के साथ अरेस्ट होने वाली 3-4 औरतें भी थीं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आर्म स्ट्रगल कर रही थीं अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसके साथ-साथ आप इधर सिंधियानी तहरीक की जद्दोजहद देख लें। फिर आप ये देख लें कि अभी जो बलोच मूवमेंट है उसकी तो क़यादत ही प्रेडोमिनेंटली औरतों ने संभाली हुई है। और जब मर्दों पे, स्टूडेंट्स पे इतना जबर हुआ है रियासत की तरफ से कि डिसअपीयरेंसेस वगैरह हुई हैं, तो ये एक कंसेंसस डेवलप होता है कि मर्दों का पब्लिकली पॉलिटिक्स में होना फॉर द बलोच मूवमेंट इज़ नॉट सेफ। तो औरतें आके वो ज़िम्मेदारी संभालती हैं। और ये जो लीडर्स लाइक डॉक्टर माहरंग, लाइक समीदीन एंड सो फोर्थ, ये जो बलोच ट्रेडिशन है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में, उसमें से ट्रेन हुए हुए ये लोग हैं। सो दीज आर नॉट जस्ट वुमेन जैसे कैपिटलिज्म टोकन्स और रिप्रेजेंटेशन के लिए बस दिखाता है ना कि वो मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर है, उधर कामला हैरिस है। ये इनकलाबी जो एक प्रोग्राम है औरतों का, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, वेयर वुमेन आर एंगेज्ड इन एक्टिव स्ट्रगल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट। सो देयर इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन कम्युनिज्म व्हेन इट कम्स टू पेट्रियार्की, ठीक है? और वो ये है कि कम्युनिज्म ने पेट्रियार्की और नेशनलिज्म को ज़िंदा किया, ठीक है? और ये इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये एक आपकी मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अलेक्जेंड्रा कोलोंताई के नाम से है, जो कि सोवियत के ज़माने में उन्होंने एक दलील दी थी कि आज़ादी के इब्तिदाई वादे जल्द छोड़ दिए और ख़ानदानी ढांचे की तरफ वापस कंज़र्वेटिव जो थे उन्होंने रेवोल्यूशन को लौट गई, और लेकिन औरत भूल गया। लाइक ये इनका एक फेमस फ़िक्रा है। आपको आइडिया है इसके बारे में? जी, जी। अब देखें, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अलेक्जेंड्रा कोलोंटाई खुद वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल लीडर्स ऑफ द सोवियत रेवोल्यूशन। वो जो कम्युनिस्ट पार्टी जो जिसका सोवियत यूनियन में इनकलाब के बाद इक़्तिदार था, उसकी वो एक एक्टिव मेंबर थी, उसकी पॉलिट ब्यूरो में वो शामिल थी। तो उनकी तनकीद रशियन रेवोल्यूशन पे नहीं है। शी इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ different social democratic or liberal currents in the world abandoned the place of women's struggle. तो मतलब ये पेट्रियार्की और नेशनलिज्म को तो हम तो सरमायादारी की इब्तिदा से जोड़ते हैं, क्योंकि देखें नेशन स्टेट्स और उनके वसाइल पे जो डिफरेंट कॉलोनाइजिंग पावर्स ने जंगें की, वो एक मतलब कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन के लॉजिक की वजह से हुई कि हमने ज़्यादा कंट्रोल करना है, मार्केट्स पे कंपटीशन है इन कॉलोनियल पावर्स का और इंटर इम्पीरियलिस्ट वॉर्स
फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें उसके नतीजे में मिलती हैं। एंड पेट्रियार्की इज़ द सेम। आई वुड रियली रिकमेंड के लोग फ्रेडरिक एंगल्स की एक किताब पढ़ें। इट्स कॉल्ड फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। और उसमें एंगल्स ये चीज़ ले आउट करते हैं कि किस तरीके से पिदरशहाना निज़ाम, औरतों पे जो एक्सप्लॉयटेशन है इकोनॉमिकली, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की इमर्जेंस के साथ लिंक्ड है। कि जब समाज में इस किस्म की एक्यूमुलेशन शुरू होती है और औरतों को इकोनॉमिकली वो वसाइल पे कंट्रोल, लेबर उनका एक्नॉलेज करना, और उनको मतलब घर तक महदूद रखा जाता है, या इवन वर्क फोर्स में उनको लेसर राइट्स दिए जाते हैं। ये हमें उस चीज़ के साथ समझना चाहिए कि औरतों को भी सरमायादारी ने प्रॉपर्टी के तौर पे ही हमेशा देखा है। तो women's oppression actually springs out of the emergence of capitalism. सो निदा किरमानी जो है उन्होंने उनका मैं पढ़ रहा था एक्स के ऊपर कि कैपिटलिज्म अपोज पेट्रियार्की इटसेल्फ इजंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि ऐसा है या नहीं है कि कैपिटलिज्म पेट्रियार्की को अपोज करता है क्योंकि कैपिटलिज्म चाहता है कि वर्क फोर्स में औरतें भी हैं, उनको भी मौका मिले। खैर वो एक डिफरेंट एंगल है, आई एम श्योर। कैपिटलिज्म औरतों का लेबर को ऑप्ट करना चाहता है अपने सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल, जब कैपिटलिज्म ज़्यादा एडवांस करता है स्पेशली इन दीज वेस्टर्न कंट्रीज़, और फिर औरतों की डिफरेंट मूवमेंट्स भी चल रही होती हैं, कभी वोट्स के लिए, कभी फेयर वेजेस के लिए, कभी एम्प्लॉयमेंट और इन चीज़ों के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि औरतों को भी वर्क प्लेस में शामिल करने की गुंजाइश बनती है। अ, तो दैट इज़ अ टू वे थिंग कि किस तरीके से जो औरतें वो जद्दोजहद कर रही थी, दैट वाज़न्ट जस्ट सो दैट औरतें वर्क प्लेस में आएँ, और कैपिटलिज्म उनका भी उसी तरीके से उससे भी बदतर इस्तेहसाल करे जैसे मर्दों का करता है। हम औरतों को इकोनॉमिक और पब्लिक स्फीयर में लाना चाहते हैं कि वो भी एक समाज में एक्टिव हिस्सा हों। But that is very different from what capitalism tries to do. जहाँ सिर्फ वो औरतें जो वर्क प्लेस में होती हैं, और वो औरतें जो एट द सेम टाइम या उसके अलावा घर पे बच्चे भी एक लेबर फोर्स रिप्रोड्यूस करने का, रिप्रोडक्टिव लेबर कर रही होती हैं। तो ये हर तरीके से मतलब औरतों के लेबर और को इनविजिबलाइज किया जाता है सो under व्हाट डू यू थिंक capitalism. अबाउट मैरिज? लाइक हमारे यहाँ जब हम शादियाँ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मैंने देखा है जो जर्मन फिलोसोफर्स हैं दे अपोज द आइडिया ऑफ मैरिज कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें यू मेक बेबीज। ये बात आपने भी सेकंड की कि वो बच्चे पैदा होते हैं ताकि ये इस फोर्स में आ सके, उनका भी इस्तेहसाल हो सके। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? आई मीन मैरिज अंडर कैपिटलिज्म जिस तरीके से वो इंस्टीट्यूशन वर्क करता है उस पे मार्क्सिस्ट की तनकीद है। वी डोंट से कि आपको फैमिली वाले निज़ाम अबॉलिश कर देना चाहिए। दैट्स अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट सोशलिज्म, एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल लाइक अलेक्जेंड्रा कॉलिंटाइन, क्लारा जेटकिन वगैरह रोट अबाउट। कि सोशलिज्म एक्चुअली ये चाहता है कि इंसानी रिश्तों में से ये जो एक्सप्लॉयटेटिव एलिमेंट है लोगों को प्रॉपर्टी की तरह ओन करने का, और बच्चों को सिर्फ इस नज़र से देखने का कि दे विल मेक फॉर अ चीप लेबर फोर्स, इस चीज़ को ओवरकम करना है। तो एक्चुअली तो हम देखें कि एंटी फैमिली सबसे ज़्यादा तो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, क्योंकि आज कैपिटलिज्म इतना भी आम लोगों को नहीं अर्न करने देता कि वो घर एक डिग्निफाइड तरीके से चला सकें, घर खरीद सकें, दे हैव शेल्टर, और बच्चों को भी एक बाइज़्ज़त अच्छी ज़िंदगी दे सकें। सो अमली तौर पे तो अगर हम हकीकत देखें तो कहीं ज़्यादा किसी और निज़ाम से कैपिटलिज्म एंटी फैमिली और एंटी वुमेन और एंटी चिल्ड्रन है। सो हमें कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में फास्ट ग्रोथ है, और शायद वो हम विटनेस भी करते हैं आज कि हाँ ग्रोथ तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्या जब वो एरा था कम्युनिज़्म का, सोशलिज़्म का, उस टाइम पे कुछ इन्वेंशंस हुई हों या उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ हो कि यार आज दुनिया उससे फ़ायदा ले रही हो कि यार वाक़ई में ये कुछ इजादात हुई हैं, हुँ। कुछ ऐसे? यस, एब्सोल्युटली। आप 20th सेंचुरी में आप इकोनॉमिक जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको देखें, और ये मतलब मैं कोई लेफ्ट बयानिए की नहीं बात कर रही है, लेफ्ट सोर्सेज से आने वाली इंफॉर्मेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन दैट इज कॉमनली अवेलेबल इन मोस्ट मेन स्ट्रीम रिसर्च, थिंक टैंक्स एंड सोर्सेज। उसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 20th सेंचुरी में है वो सोवियत यूनियन है। That is not any Western country. Or fastest growing economy in the 21st century is China. अच्छा। So
we have examples of two countries that are socialist or were socialist, ठीक है, जो कि जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ उस स्पेस पे की जिस पे कैपिटलिज्म नहीं ऑफर कर सका, एंड देयर इज अ रीज़न फॉर दैट कि जो ममालिक जिनको थर्ड वर्ल्ड में शामिल किया जाता है या अंडर डेवलप्ड कहा जाता है, उनमें कैपिटलिज्म उस तरीके की ग्रोथ क्रिएट कर ही नहीं सकता जैसे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में करता है, बिकॉज कैपिटलिज्म ही उधर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उधर की जो रूलिंग क्लासेस हैं, इस पे फ्रांस फनॉन जैसे अफ्रीकन एंटी कॉलोनियल थिंकर्स ने बहुत लिखा कि क्योंकि हमारी ग्रोथ किसी के फ़ायदे में नहीं है, इधर डेवलपमेंट लोगों के लिए नहीं की जाती, इधर डेवलपमेंट सरमायादारी फॉरेन जो सरमायादार हैं वो ड्राइव अपने इंटरेस्ट और एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है और इसकी वजह से आज इधर और सरमायादारी का आना किसी को भी फ़ायदा नहीं देगा। यू नो थिंकर्स लाइक मार्क्स एंड एंगल्स एंड सो फोर्थ, वो ये समझते थे कि कैपिटलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है ह्यूमन हिस्ट्री में। कैपिटलिज्म नहीं आता तो सोशलिज्म भी नहीं आएगा। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सोशलिज्म इज़ द नेक्स्ट फेज़ ऑफ हिस्ट्री टू कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म के जो तज़ादात हैं और जिसके थ्रू वो अनसस्टेनेबल होता है एंड स्टॉप सर्विंग ह्यूमैनिटी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, वो चीज़ें सिर्फ एक सोशलिस्ट निज़ाम में आगे ओवरकम हो सकती हैं। तो सोशलिस्ट एंटी ग्रोथ या एंटी डेवलपमेंट नहीं होते, लेकिन वो ये जो क्राइसिस है कैपिटलिज्म का ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उसे एड्रेस करना चाह रहे हैं। आज आप देखें कि कितना खाना सिंपली वेस्ट होता है जो प्रोड्यूस होता है, एंड येट वी हैव बिलियंस हु आर स्टार्विंग इन द थर्ड वर्ल्ड। तो क्लियरली इस सिस्टम में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। तो सोशलिज्म वो निज़ाम है जो ये वाले हमारे मसले हल करता है कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे बीच डिस्ट्रीब्यूट भी हो और हमारे मसाइल उसके थ्रू हल हों। और हमने देखा है कि जिन जिन ऐसे ममालिक में सोशलिज्म आया है, उधर डेवलपमेंट ही एक्चुअली और इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोडक्टिव फोर्सेस का बनना सोशलिज्म के बाद हुआ है, नॉट अंडर कैपिटलिज्म। ये सारी जगह तो बेसिकली एज इंपीरियलिस्ट कॉलोनीज इनको ऑपरेट किया जा रहा था फॉर एक्सट्रैक्शन, नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट फॉर द पीपल। इसमें एक अच्छी एग्जांपल हमारे सामने है अफ़गानिस्तान की, जब ये एक हमारे सामने आया कि पश्तो चौथी ज़बान बनी थी स्पेस में बोले जाने वाली, कि पश्तो स्पेस में बोली गई थी। और स्पेस में बोलने वाले जो थे अब्दुल अहद मोमन थे, जो कि एक एस्ट्रोनॉट थे और यूएसएसआर के ज़माने में वो स्पेस में गए थे। जो स्पेस में उनका अपना एक स्टेशन था जिसका नाम मिर स्पेस स्टेशन था, और वो अफ़गानिस्तान का था बेसिकली, और उनको भेजा गया था और वो उन्होंने वहाँ से कॉल की थी अपनी वालदा को, पश्तो में ही स्पोक टू हिज़ मदर। तो दैट वाज़ अंडर यूएसएसआर एरा, राइट? फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो गए फिर अमेरिका आया, फिर यहाँ पे माशाल्लाह से हमें 8,000 मदरसे बनाए, और फिर हमने पश्तूनों के बच्चों को जो है ना सुसाइड बॉम्बर बनाया और उनको फाड़ने के लिए भेजा इधर-उधर कि आप फटें अभी, टू सर्व द इंटरेस्ट। सो रशिया के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। आर यू लाइक जो आज के जो हमारे लेफ्ट के लोग हैं, आर दे स्टिल इंक्लाइंड टुवर्ड्स रशिया या नहीं? आई मीन देखिए, रशिया में आज कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत नहीं है, ना ही वो उस तरीके से एक सोशलिस्ट स्टेट है। लेकिन किसी भी समाज में जहाँ रेवोल्यूशनरी प्रोसेसेस होते हैं, उसमें हमेशा रेमनेंट्स तो उस रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट के रहते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया में आज भी होमलेसनेस बहुत कम है, आज भी रशिया में एजुकेशन के रेट्स हाई हैं एंड सो फोर्थ, यू नो। तो मतलब वो जो सक्सेसेस और अचीवमेंट्स थी रेवोल्यूशन की, डिस्पाइट अनडूइंग ऑफ सम ऑफ दोज, और एक काउंटर रेवोल्यूशनरी जो लहर आई है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उस सोसाइटी में रेमनेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के। आई एम द विटनेस बिकॉज़ आई हैव बीन टू रशिया। या मॉस्को में मुझे कोई होमलेस नहीं मिला, एंड हमें था सैंक्शंस हैं और जंग चल रही है। लाइक मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकला, लिटरली यू विल सी एक्सपेंसिव कार्स ऑल ओवर द प्लेसेस, ट्रेन्स हैं, मेट्रोज हैं, स्काई स्क्रैपर्स है, बड़ी स्काई लाइन है मॉस्को के अंदर। द एयर क्वालिटी सुपर क्लीन, लाइक आपको सांस लेने में मज़ा आएगा, स्पेशली जब आप कराची से या फिर हमारे यहाँ जैसे पॉल्यूटेड सिटी से आप जाते हैं वहाँ पे। सो इसके अलावा मैं छोटे शहरों में भी गया, निज़नी नवगोरोड के नाम से एक उनका एक स्टेट है, मैं वहाँ गया। इट्स लाइक अ स्मॉल, जिस हमारा फैसलाबाद है, वहाँ पे भी मुझे कोई लाइक एवरीबडी इज़ हैप्पी, सब हलचल चल रही है ज़िंदगी में। एंड जो एक चीज़ मुझे हर जगह मिली, जिस तरह हमारे यहाँ हर जगह पे आपको वो लगे होते हैं ना, दीवारों के ऊपर वॉल चौकिंग नज़र आती है, फलाना आमिल बाबा जी और फलाना हकीम, इस तरह आपको हर स्क्वायर के ऊपर लेनिन और मार्क्स का जो है ना वो एक वो नज़र आएगा एवरीवेयर इन मॉस्को, एवरीवेयर इन रशिया। और सारे घर और जितना भी आर्किटेक्चर है उनका,
वो सारा वो सोवियत के ज़माने वाला, और अभी तक वही है। यस और नए भी जो बनते हैं वो भी वैसे ही बनाते हैं वो लोग। यस एंड पुतिन से किसी ने पूछा था कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा आपको दुःख कब हुआ था? कौन-सा मोमेंट था? तो ही वाज़ लाइक जब कोलैप्स हुआ था यूएसएसआर का। यस और जो कोलैप्स था यूएसएसआर का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट के वेस्टर्न जो हिस्ट्री है वो हमें कहेगी कि क्योंकि फेलियर था सोशलिज्म का इसलिए कोलैप्स हुए। और इस चीज़ पे नहीं बात होगी कि कितने कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगल करके ईस्टर्न यूरोप में रिजीम चेंजेस की यस। गई बाय बोस्निया हर्ज़गोवा। imperialism। यस एंड उसके साथ साथ किस तरीके से अनडेमोक्रेटिकली यूएसएसआर को डिसॉल्व किया गया। यू नो इफ यू टेक स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट टाइम, over 80% of the population that was in the USSR did not want the dissolution of the USSR। ये ऊपर से अनडेमोक्रेटिकली एक चीज़ इम्पोज की गई सोवियत यूनियन पे। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा हमें एग्जांपल्स मिलती हैं। उसमें सोवियत यूनियन वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने औरतों को अबॉर्शन राइट्स दिए। उसमें वोटिंग राइट्स और पॉलिटिकल प्रोसेस में लोग एक्टिवली इन्वॉल्व थे, औरतें। उसके बाद विलेज और पेजेंट काउंसिल्स, लोकल कम्युनिटीज़ से लेके ऊपर तक पार्टी का जो जैसे वन पार्टी सिस्टम और डिक्टेटरशिप हमें इम्पीरियलिज्म कहते हैं कि होती है, वो एक्चुअली कहीं ज़्यादा डेमोक्रेटिक है जो निज़ाम कभी हमें सरमायादारी दे पाई है उससे, बिकॉज़ उसमें पार्टी के अंदर और लोकल लेवल्स पे सोवियत यूनियन का नाम किस चीज़ से आता है? सोवियट्स वर वर्कर काउंसिल्स, मास वर्कर काउंसिल्स, जो कि वर्कर्स की विल और उनकी रिप्रेजेंटेशन के साथ चलते थे। तो उसमें जब अवाम एक एक्टिव हिस्सा है आपके पॉलिटिकल प्रोसेस की विद इन दैट पार्टी, रादर देन अ पार्टी बीइंग दिस डिस्कनेक्टेड स्पॉन्सर्ड थिंग जिसमें एक लीडर के पीछे आप बस वोट करते हो और जिसका आपके लिए कोई खास पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं होता, दैट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट दैट एग्जिस्ट इन द पीपल्स डेमोक्रेसी दैट सोशलिज्म ऑफर्स। और ये हमने हर कहीं देखा है। आई थिंक आज के ज़माने में द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशलिज्म वुड बी क्यूबा। अच्छा। Yeah, I can elaborate on that if Sure, you please, want me please. to। हाँ तो मैं रिसेंटली आई वाज रीडिंग फैज़ अहमद फैज़ के ट्रैवल लॉग्स ऑफ क्यूबा, अच्छा, जो उर्दू में लिखे गए, और 73 में फैज़ क्यूबा विजिट करते हैं। ठीक है। और दिस इज़ वेरी मतलब लेसर नोन टू अस टुडे, अच्छा। लेकिन इधर के सबसे रिनाउंड पोएट्स में से। और इस ट्रैवल लॉग में वी गेट टू सी फैज़ द पॉलिटिकल एनालिस्ट रादर देन अच्छा। फैज़ जस्ट द पोएट। और उसमें फैज़ अपने एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं, और वो पहले लिखते हैं कि क्यूबा इनकलाब से पहले क्या था। कहते हैं हम हमने आज तक पाकिस्तान में और दुनिया के और कोनों में क्यूबा एक मेन कोई एक इम्पॉर्टेंट जगह थी ही नहीं। हमें बस पता था कि वहाँ यूनाइटेड फ्रूट के नाम से एक बड़ी अमेरिकन कॉरपोरेशन एग्जिस्ट करती है, वहाँ बटिस्टा एक मिलिट्री डिक्टेटर है, और उधर बस अमेरिकन गैंगस्टर्स और गैम्बलिंग डेन्स होते हैं। दैट इज़ व्हाट क्यूबा वाज नोन एज। ठीक है। और फिर एकदम हेडलाइंस आने लगती हैं कि कुछ बैंडिट्स हैं जिनको तब के कॉर्पोरेट न्यूज़पेपर्स बैंडिट्स कहते थे, बट दे वर रेवोल्यूशनरीज, जिन्होंने इस निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद शुरू की। और फिर हम देखते हैं कि 59 में टॉपल किया जाता है बटिस्टा की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को, और क्यूबा में रेवोल्यूशन आता है लेड बाय फिडेल कास्ट्रो एंड चे एंड यू नो द क्यूबन कम्युनिस्ट। और वो रेवोल्यूशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फैज़ एक बहुत खूबसूरती से एक चीज़ लिखते हैं, व्हेन ही इज़ वेरी मूव्ड ही सेज़ कि मैं क्यूबा की गली मोहल्लों में मैं घूमा फिरा, मैंने लोगों से बात की, इधर हर कोई गाता है और हर कोई खुश होता है। और लोग इधर अपने जो सियासी लीडर्स हैं रेवोल्यूशन के, उनको उनके पहले नाम से पुकारते हैं जैसे वो उनको ज़ाती तौर पे जानते हैं। तो पीपल स्पीक of Fidel and Che and Celia Sanchez and others as if they are people who they love and admire and care for him। और हम देखते हैं क्यूबन रेवोल्यूशन आने के बाद जब यूएस ने मल्टीपल इंटरवेंशंस करके गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की, उन पे एम्बार्गो किया, सैंक्शंस लगाए, लेकिन लोग फिर भी इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि हम अपना रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट डिफेंड करेंगे बिकॉज वी हैव सीन द डार्क टाइम्स अंडर यूएस इंपीरियलिज्म एंड वी विल नेवर गो बैक टू दैट। आज हमारी रेवोल्यूशन में सेटबैक्स हो सकते हैं, फ्लॉज हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम ये जो हमारी बेसिकली हमारी एज ह्यूमन बीइंग्स एज क्यूबन्स हमारी डिग्निटी का सवाल है, उस पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और क्यूबा फिर पूरी इंसानियत के लिए ये चीज़ें एक अमली तौर पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है।
मतलब फैज़ आखिर में उस ट्रैवल लॉग में एक पोएम डेडिकेट करता है क्यूबा को, जो इतनी ज़्यादा नोन नहीं है। उसमें फैज़ कहता है कि शुरू में क्यूबा महज़ एक छोटे से ज़ख़ीरे की आवाज़ थी, और अप टू लाइक 7 मिलियन जिसकी पॉपुलेशन थी, छोटी सी पॉपुलेशन। लेकिन आज क्यूबा 3 कॉन्टिनेंट्स की वॉइस बन चुकी है फॉर नेशनल लिबरेशन, फॉर रेवोल्यूशन, फॉर द डिग्निटी ऑफ द ऑप्रेस्ड। क्योंकि उन्होंने यूएस के इतना करीब होते हुए एक छोटे आइलैंड पे ये दिखाया कि आप अपनी आज़ादी पा सकते हो और आप खुद इरादियत का अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड नाउ 60 इयर्स ऑन, आज यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया क्यूबा पे कि कोई भी मुल्क जो क्यूबा को फ्यूल देगा उस पे भी हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो इससे ज़्यादा गैर जमहूरी और गैर इंसानी पॉलिसी क्या हो सकती मतलब है? वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा? एग्जैक्टली, फ्यूल शॉर्टेजेस होंगी तो एनर्जी क्राइसिस बनेगा, सनत बंद। हॉस्पिटल्स फंक्शन करना बंद करेंगे, स्कूल्स फंक्शन करना बंद करेंगे, बुनियादी ज़रूरियात लोगों तक नहीं पहुंच सकेंगी। तो इट्स एन अटेम्प्ट टू स्ट्रैंगल क्यूबा और फिर कहना कि नहीं क्यूबन गवर्नमेंट बहुत बुरी है, इनकलाबी गवर्नमेंट बहुत बुरी है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ propaganda that we get from imperialists, to first strangle a nation जो अपनी हकूक़ के लिए और अपनी डिग्निटी के लिए खड़ी होती The है। same way they did with Iran and Yes, Russia and all that. yes, Yeah. yes, all these countries जिन पे आज साम्राज्य जारियत की जा रही है, उन सब की यही स्टोरी है। तो टुडे द क्वेश्चन वी कन्फ्रंट इज़ टू डिफेंड आवर सॉवरेंटी। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आज अब देखें कि इट्स क्यूबा एक ऐसा मुल्क है जिसने 2005 में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मेडिकल मिशन भेजा। तो जब 2005 में अर्थक्वेक आता है दैट मेनली स्ट्राइक्स नॉर्दर्न एरियाज कश्मीर एंड खैबर पख्तूनख्वा एंड सो फोर्थ, उसमें 70,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं ड्यू टू दैट इंटेंस अर्थक्वेक, और मिलियंस आर डिस्प्लेस्ड एंड होमलेस। और फिडेल कास्ट्रो, जिसका मतलब पाकिस्तान में तब मुशर्रफ की हुकूमत है जो यूएस के साथ मिलकर वॉर ऑन टेरर कर रही है, क्यूबा के क्या इंटरेस्ट सर्व होते हैं हमारे साथ कुछ करने के लिए? कुछ भी नहीं। और बल्कि हम तो उस कंट्री के साथ अलाइंड हैं जो उन पे ये सारा अग्रेशन कर रहे हैं और उनको स्ट्रैंगल कर रहे हैं। लेकिन फिडेल कास्ट्रो सेज के फॉर्मेलिटीज़ और ये चीज़ें और पॉलिटिकल गेन हमारे लिए नहीं मैटर करती, इंसानियत मैटर करती है। और वो सबसे विद इन अ वीक क्यूबा का मेडिकल मिशन इधर आता है, द बिगेस्ट मेडिकल ब्रिगेड, और over 2,000 Cuban doctors come to Pakistan and they set up field hospitals and give medical supplies। और वो ऐसे जहाँ बाकी ये इंटरनेशनल इदारों की डेलीगेशंस और मिशंस आके चले गए आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, द क्यूबन डॉक्टर्स स्टेड। और उन्होंने उधर रह के ऐसी ऐसी विलेजेस और रिमोट एरियाज़ में गए जहाँ सड़कें भी नहीं जाती थी, जहाँ लोगों ने कभी एक डॉक्टर देखा भी नहीं था। और इस चीज़ पे फॉलो अप करते हुए फिडेल एक और चीज़ पाकिस्तान को ऑफ़र करता है कि आप पाकिस्तान से 1000 स्टूडेंट्स भेजें क्यूबा में फॉर फ्री मेडिकल I have a एजुकेशन। friend जिसने क्यूबा से पढ़ा। यस, तो वो ऑन फुल स्कॉलरशिप हम देंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मेडिकल एजुकेशन, सो दे आर ट्रेन्ड इन द हेल्थ केयर वर्क दैट योर ओन कम्युनिटीज़ रिक्वायर। और वो आज भी प्रोग्राम जारी है। 2025 में 3 स्टूडेंट्स रूरल पंजाब से गए हैं टू क्यूबा फॉर दिस। लेकिन फिर हम खुद भी मजबूर होते हैं ये पूछने के लिए कि हमने फिर क्यूबा के लिए क्या किया है, गिवन द ह्यूमैनिटी they've showed to our people in times of मतलब सबसे बुरे उनके पास क्राइसिस। डॉलर्स नहीं है ना इसीलिए या कुछ दे नहीं सकते। तो हम मतलब क्या कहते हैं, जहाँ एक तरफ आईएमएफ हमारे पे हमें डेट ट्रैप्स में मज़ीद फँसाता है, वहाँ हम तो एक्चुअली एक इंसानियत की डेट क्यूबा को ओ करते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये जो आखिरी लाइन इन्होंने बोली ये पूरे पॉडकास्ट का निचोड़ था कि जो हमारे ऊपर इंसानियत वाला जो डेट है इसको हम वो नहीं कर पाएंगे। फातिमा, इज़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू थिंक दैट आई शुड आस्क यू और मैंने ना पूछा हो पूरे पॉडकास्ट में? बिकॉज़ इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे से ऊपर हो गया। पता भी नहीं चला टाइम का। Yeah, I think the last thing I would say is it's a message for young people and students who प्लीज़। listen. And ये वो मैसेज ये है कि हमें कभी भी पॉलिटिकल होने से नहीं डरना चाहिए। पॉलिटिकल होने से डरने का मतलब ये है कि हम अपनी डिग्निटी और हुकूक के लिए लड़ने को तैयार नहीं हैं। और हमें जो हुक्मरान हैं वो तो ज़ाहिरी तौर पे नहीं चाहते कि हम सियासत में आएँ, और हमें लेकिन उठ के मुनज़्ज़म होके ये पैगाम देना होगा कि सियासत ये नहीं है जो सिर्फ़ इन रूलिंग क्लास सेक्टर्स में हो रही है।
जो अवाम की सियासत है और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो वाहिद रास्ता है जो हमें एक बेहतर मुस्तकबिल प्रॉमिस कर सकता है और गारंटी कर सकता है। तो आई वुड encourage all students to become part of left organizations, to organize their campuses, because that is precisely what we need। हमारे मुल्क में 64% से ज़्यादा आबादी नौजवानों की है। तो हमारे मुल्क में सबसे ट्रैजिक चीज़ ये है कि हम नौजवानों को इधर मुस्तकबिल नहीं नज़र आता। हर कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा है इल्लीगली, लीगली किसी सूरत में। और दूसरी तरफ हम वो देख रहे हैं कि उन ममालिक जिनमें हम जाते हैं और उनके सबसे हम मीनियल जॉब्स करते हैं, वो हमें डिपोर्ट कर रहे हैं। तो हर कोई तो बाहर नहीं जा सकता, अक्सरियत ने इधर ही रहना है। तो हमें इधर एक्टिवली हिस्सा बनना चाहिए इनकलाबी जद्दोजहद का। और लेफ्ट से इनका मतलब पीपल्स पार्टी हरगिज़ नहीं हो। नो, नो, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं लेफ्ट का सुन के आप लोगों को पीपल्स पार्टी से है, मेरा अगले दिन आप लोग जियाले बन जाए। थैंक यू वेरी मच फातिमा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय पॉडकास्ट, और आई लुक फॉरवर्ड सी यू अगेन ऑन माय पॉडकास्ट। और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें बर्दाश्त करने का अभी तक, और इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनकलाब थैंक जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। लाल अल्लाह हाफिज़। सलाम। लाल अल्लाह हाफिज़।